स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। सो फाइनली यूपीएससी का 2025 का जो आप मेंस की एक हमारी परीक्षा की घड़ी थी वो आज 31 तारीख को एज इन द इवनिंग वी आर स्पीकिंग एट 6 PM ये यहाँ पर ख़त्म होती है ना। और जितने भी बच्चे अपीयर कर रहे थे, आई होप आपने पूरे पेशेंस के साथ में, कामनेस के साथ में, जैसा आपसे कहा था उस हिसाब से पेपर को दिया होगा। अभी ये जो हम यहाँ पर वीडियो सेशन कर रहे हैं इसमें हम एक क्विक एनालिसिस करने वाले हैं, फर्स्ट इंप्रेशन पेपर का लेने वाले हैं। हम थोड़ा जल्दी भी आ सकते थे बट हमने सोचा कि पेपर 1 पेपर 2 को अलग अलग करने की जगह पे इट वुड बी बेटर अगर हम दोनों पेपर को एक साथ यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन को देखते हैं। और एक्सपेक्टेड जो पेपर की डिफिकल्टी थी, क्वेश्चन कितने एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड थे उसकी हम बात करेंगे। ये चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप इसके अंदर में आपको क्या लगा क्वेश्चन के बारे में या स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन ने आपको परेशान किया, आपका क्या ओपिनियन है पेपर को देख करके, वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, लगातार यू कैन कम्युनिकेट थ्रू मी थ्रू द चैट सेक्शन विच इज एक्टिव हियर नाउ। अभी हम पेपर 1 से यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। पेपर 2 भी मेरे पास आ गया, 1 घंटे पहले बच्चे पेपर दे के निकले हैं और वी आर हैविंग द पेपर विद अस नाउ। और दोनों पेपर का कंबाइंड यहाँ पर लेट्स हैव द फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए क्या रहा पेपर की जर्नी के अंदर में, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, यानी आउट ऑफ द बॉक्स पेपर को हम कह सकते हैं। सबसे पहले एक स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट द पीपल थिंक, स्टूडेंट्स का बेसिकली यहां पर क्या मानना है वो हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम आगे हमारा क्या ओपिनियन है, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है, इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई हैव कंडक्टेड अ पोल। हमारा एक चैनल है, आप भी अगर आप उस पर जुड़े नहीं हो तो आई सजेस्ट कि आप एक बार जा करके आप भी उसके ऊपर पोल करके आ जाओ जल्दी से। ठीक है ना, सॉरी कहां गया, यस, ये एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह है, उसके ऊपर हमने पेपर 1 पेपर 2 और कई सारे जो सैंपल्स हैं वो वहां पर शेयर किया हुआ है। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था लगभग 1:15 बजे के आसपास और क्वेश्चन के नेचर को हमने आपसे पूछा था कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको लग रहा है। यहां पर 5% बच्चों ने कहा कि इजी है बहुत पेपर, हद से ज्यादा इजी है, इजी पीजी वाला इक्वेशन है। 16% बच्चों ने कहा था एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, 21% ने कहा कि डिफिकल्ट है, 24% ने कहा कि इजी से थोड़ा ऊपर है, मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे, इस बीच वाली कैटेगरी के अंदर में है, और 40% बच्चों ने कहा कि मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़े ऊपर की कैटेगरी के अंदर में आता है। तो अगर आप हमारा कंटेंट को, हमारी कवरेज को, और जो हम यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियो को बना रहे थे उसको आप लगातार कवर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि जो पेपर का नेचर था, इन वर्ड अगर हमें कहना हो तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चाहे आप पेपर 1 की बात करो, चाहे आप पेपर 2 की बात करो, हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर में पेपर को डालेंगे। ठीक है ना, विद पेपर 1 बीइंग वेरी इजी, यूज नहीं करना चाहिए टर्म। और अभी पेपर 2 को थोड़ा और डीप में हम एनालाइज करेंगे कि कितना बच्चों के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज जब मैं पेपर देखता हूं तो जाहिर सी बात है जो हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा एथनोसेंट्रिज्म वाली बात होती है, तो वहां पे कल्चर होता है, यहां पर माइंडसेट है। तो मेरा पेपर को देखने का तरीका अलग होता है। पेपर 1 मैंने आपके पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश की, अपने पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश की, एज एन एजुकेटर, एज अ लर्नर, अगर आपके पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो। पेपर 2 मैंने अभी अपने पर्सपेक्टिव से देखा हुआ है कि किस तरीके का है। पेपर 2 को अभी मैं आपके लेंस से देखना चाहूंगा। ठीक है ना, कि आप खासकर वो बच्चे जो पहले दूसरे अटेम्प्ट को दे रहे हो, 1 साल हुआ आपका प्रिपरेशन में, उनके लिए कैसा रहा होगा ये पेपर। तो पेपर 1 को हम यहां पर इजी की कैटेगरी में डाल रहे हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा वो वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पेपर 2 थोड़ा सा कहते हैं ना हलवा किस्म का पेपर, वो लगा हुआ है। ठीक है ना, पेपर 2 और पेपर 1 आपका मॉडरेट है विद अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो कि उसको एनालिटिकल, कंटेम्पररी और साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनाते हैं। सो स्टैटिकनेस ऑफ द पेपर कितना डेविएट हुआ है वो भी हम समझेंगे, क्या डायनेमिसिटी आ रही है, क्या करंट अफेयर्स का यहां पर कोई रोल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी को भी जो कई साल से कहा जा रहा है कि रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो डिफिकल्ट करेगा, क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। कुणाल चैट बॉक्स में बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल पेपर 1 बहुत इजी है और पेपर 2 मॉडरेट है। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो हम कहेंगे कि ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में, बिल्कुल सही बात है, जिसने भी सही से पढ़ा हुआ है वो इस चीज को करेंगे। अब बात एक और चीज की आती है जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं कि कल रात में 12 घंटे पहले अब से मैंने लाइव जाकर के एक वीडियो को रिकॉर्ड किया कि समय एनालिसिस का ज्यादा नहीं मिला, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एंगेजमेंट थी इस समय कुछ बीते महीनों से, और मेंस वाले बच्चों के साथ में भी लगातार जुड़े हुए थे, पर फिर भी एक क्विक एनालिसिस और इंप्रेशन अगर हम देखना चाहें तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस वीडियो में से कितने क्वेश्चन आए उसको भी हम समझने की कोशिश यहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, चलिए
सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 सेक्शन 1 के ऊपर आ जाता है, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन ट्रेट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्टली आपकी जो यूनिट 9.1 टू 9.3 की यूनिट है जो ह्यूमन जेनेटिक्स को एक्सप्लोर करती है, वहां से एक डायरेक्ट नॉन पजलिंग स्टैटिक क्वेश्चन आया है, इजी टू स्कोर, इजी टू डू, ठीक है ना। यहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, आपने अच्छे तरीके से किया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो यहां पर पूछ रहा है, थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुम किनशिप सिस्टम। पुरुम को स्पेसिफिकली हमने 2 जगह वीडियो के बारे में वीडियो के थ्रू कवर किया था, लेकिन यह कहना गलत हुआ कि हमने पुरुम किनशिप सिस्टम को स्पेसिफिकली बच्चों को पढ़ने को कहा था, चाहे वो फाउंडेशन के बच्चे हो, चाहे एडवांस के बच्चे हो, चाहे वो मेंस देने वाले बच्चे हो जो हमारे साथ जो कनेक्टेड उनको, ठीक है ना। कवरेज कहां के यहां पे आई थी, मणिपुर का जब इशू चल रहा था तो मणिपुर के इशू में हमने कहा था कि जो वहां की ट्राइब्स हैं, 5-6 जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं, उनके सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन और जो फिजिकल डेरिवेबल्स हैं उनको हमें देखना काफी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2024 के अंदर में वीडियो के अंदर में भी अभी ये बात कही गई है और इसके कुछ एविडेंसेस को अभी हम आफ्टर द डिस्कशन वीडियो क्लिप्स को डाल करके भेजेंगे टेलीग्राम पे, 1-2 मैंने भेजे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। दूसरा, हमने आज से लगभग 1-1.5 साल पहले एक वीडियो शूट किया था जब ये मणिपुर का इशू ऑनगोइंग था, बिकॉज ये 2023 का इशू है। वहां पर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, आप टाइटल सर्च करोगे वीडियो का इंडियन लैंग्वेज डाइंग करके, आगे मेरा नाम या स्टडी IQ IAS करके डालोगे आप, तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुम तो वहां पर नहीं है कवरेज, लेकिन पुरुम की जो लिंग्विस्टिक, जो तिब्बतो बर्मन फैमिली को ये बिलोंग करती है, ठीक है ना, उसके बारे में वहां पर कवरेज आपको देखने को मिल रहा होता है, कवरेज देखने को मिल रहा है साफ साफ वहां पर लिखा, भी स्क्रीनशॉट डालूंगा आफ्टर द वीडियो। तो पुरुम का जो सोसाइटी है, जो एथनिक ग्रुप को, इसको हम यहां पर देखते हैं तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने की यहां पर कोशिश की गई थी, एंड द सेम बेसिकली आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर में पूछा था। तो ये कहां से आया है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है पेपर 1 में आया, तो यूनिट आपकी जो 2.5 किनशिप वाली है उस जगह से इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है, लेकिन इसको आप मैरिज वाली यूनिट से भी कनेक्ट करके देख सकते हो। तो एल से 2.3 2.5 का एडजंक्शन वाली ये यूनिट यहां पर आती है, दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट है, बिकॉज जो पुरुम किनशिप सिस्टम है एक तरीके के मैरिटल अलायंस के ऊपर है, प्रेस्क्रिप्टिव और प्रेफरेंशियल जो वहां पर रूल है उनकी वजह से ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम हमको इनका देखने को मिलता है, जहां पर ये क्लैन बेस्ड एक्सोगेमी कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक सर्कुलेटरी मेथड जिसका लेवी स्ट्रॉस ने भी जिक्र किया है, नीडम ने भी अपने वर्क में स्टडी किया हुआ है, और भी कई सारे स्कॉलर्स ने इसको यहां पर देखा हुआ है, इंडियन स्कॉलर्स ने भी देखा है, बाहर के स्कॉलर्स ने भी देखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करेंगे कल जब डिटेल एनालिसिस के साथ यहां पर। दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन एंड डिस्कशन की किस तरीके के क्वेश्चन है, ऑलराइट। चलिए अगली बात यहां पर आती है, ऑस्टोडोंटोकेरेटिक कल्चर एंड इट्स बेकर्स। कुछ बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि क्या यूपीएससी के साथ बैकअप के तौर पर यूजीसी नेट की भी तैयारी करे। यूजीसी नेट की तैयारी अगर किसी ने की होगी या साथ में करता है, या इग्नू के कंटेंट को भी कई बार आप देखते हो, मास्टर्स वाले दोनों है ग्रेजुएशन को, तो वहां पर ये टर्म काफी बार लिखा रहता है, ठीक है ना। कहां से आया है, पेपर 1 जाहिर सी बात है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन जाहिर सी बात है, इसको हम यूनिट 1.6 के अंदर में भी डाल सकते हैं और यूनिट 8.1 के अंदर में भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये रेमंड डार्ट, जो कि आप सभी को पता है 1924 में जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ठीक है ना, ट्वांग बेबी, साउथ अफ्रीका की जो डिस्कवरी एक आपको देखने को मिलती है। और इस वर्क के बाद कई सारे पेपर्स और स्पीचेस के अंदर में है, क्या शब्दों को तोड़ोगे ऐसे ही समझ में आ जाएगा, साइंस वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे ऑलरेडी समझ रहे होंगे। ऑस्टो बोन्स की बात मतलब होती है वहां पर, डोंटो टीथ की वहां पर बात है, ठीक है ना। केराटिक की जो बात है, हॉर्न्स, केराटिन हेयर से जुड़ा हुआ शब्द होता है आपको देखने को, तो हॉर्न्स के, तो उसके ऊपर बेस्ड कल्चर है ना, ये इसको एक प्री पेलियोलिथिक या प्री स्टोन एज कल्चर के रूप में यहां पर देखते हैं। ये कोई एक्सपेक्टेड, मतलब इसको हमने प्रोबेबल वाली वीडियो में नहीं बोला था कि बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक है, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन को गेस करना वो मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो यहां पर पूछा गया है, ठीक है ना। अगली बात यहां पर पूछिए, स्मेल एज अ सिग्नल अमंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। यहां आती है वो बच्चे जो मेंस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेंस के अंदर में जो हमने यहां पर ग्रुप्स के अंदर में कई सारे कंटेंट भेजे हैं, और कुछ कंटेंट इसमें से आपका जो टेलीग्राम चैनल है एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, उसमें भी एज अ सैंपल कंटेंट हमने भेजा हुआ था। वहां पर प्राइमेट बिहेवियर वाला एक पीडीएफ था, और 2 पीडीएफ अक्सर हम बनाते हैं एनरिचमेंट के लिए, जो अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन स्टैटिक पोर्शन के ऊपर की जो चीजें होती हैं उनके 2 पीडीएफ बनाते हैं। एक फाइल वहां पर है जिसके अंदर में लगभग 17 या 23 कुछ पन्ने हैं, आई थिंक 20 के भी ऊपर पन्ने हैं जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और दूसरा जो वहां पर फाइल है वो उसका कंपाइलेशन, मतलब एक समरी चार्ट, फ्लो चार्ट के रूप में वहां पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट वाले में तो ये चीज नहीं आती है, लेकिन आप डिटेल जो मटेरियल हमने वहां पर भेजा था 20-25 पन्ने के आसपास, प्राइमेट बिहेवियर यूनिट 1.5 है ना, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसके अंदर में दिस थिंग इज क्लियरली स्टेटेड। क्या क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आया, उनको लग रहा है कि इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में जो कार्टमिल और आर्बोरियल हाइपोथेसिस है उसके संदर्भ में पूछा हुआ है कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन
जैसा कि कार्टमिल अपनी हाइपोथेसिस के अंदर में बता रहे हैं, विजुअल प्रेडिक्शन के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमेट्स के फीचर इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना, खासकर जो आपको रिडक्शन इन ऑल्फैक्शन देखने को मिलता है और विजुअल ऑकेटी के अंदर में इंक्रीज जो आपको देखने को मिलता है। तो कई बच्चों का मानना है कि ये कोई रीजन रहा होगा, ठीक है ना, बिकॉज नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के अंदर अब आप देखोगे या इवन क्लास मेमेलिया में प्राइमेट के अलावा जो दूसरे ऑर्डर्स हैं कार्निवोरा वगैरह में ऑल्फैक्शन प्लेज अ वेरी की रोल। स्पेसिफिकली नॉन प्राइमेट के अंदर में, नॉन ह्यूमन प्राइमेट के अंदर में जो आपका प्रोजीमियंस है या स्टेप्सिराइन है, ठीक है ना, लीमुर्स हो गए, लॉरिसेस हो गए, इनके बीच में भी ऑल्फैक्शन का आपको देखने को मिलता है कि बहुत बेहतर एग्जाम्पल मिलता है और उनके बीच में विजुअल ऑकेटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। नॉक्टर्नल एडेप्टेशन के बारे में भी हम वहां पर पढ़ते हैं। तो बच्चों को लगा कि हो सकता है यहां से क्वेश्चन हो, अप्लाई आप इनडायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को भी कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, बट प्राइमरली आपसे पूछा क्या है कि जो ऑल्फैक्शन है ना, स्मेल की जो एबिलिटी है वो किस तरीके से सिग्नल के तौर पर एक्ट करती है बिहेवियर के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर में, ग्रूमिंग से लेकर के जो प्राइमेट के बिहेवियर के अलग अलग फीचर्स हैं, कॉर्नर स्टोन्स हैं, और उसको आप केस स्टडी के थ्रू करोगे। तो एक चीज पेपर ने बहुत क्लियरली 2025 में कह दिया है और मैं बहुत समय से कहते आ रहा था, बट उस चीज को मैं पेपर के थ्रू बैक नहीं कर पा रहा था 2024 से पहले, और 25 ने खासकर पेपर 1 उस चीज को बहुत सही तरीके से कहा। बच्चों का होता था एक क्वेश्चन खास करके कि सर विल दिस बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट वाली जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कि इतना क्या पर्याप्त होगा, वहां से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। पर्याप्त के चक्कर में आप जाओगे तो दोनों में से एक पेपर में आप धोखा खाओगे। पिछले साल पेपर 2 में आप खाए थे 2024 में, इस साल पेपर 1 के कई सारे क्वेश्चन में जिन्होंने पर्याप्त की तलाश की होगी कि इतने से काम चल जाए, क्या सर ये डीमिस्टिफाइड है या सिंप्लीफाइड है, इससे काम चल जाएगा, क्या सर कंटेंट जो यहां पर ये प्रिंटेड कहीं इंस्टीट्यूट का दिखाई दे रहा है या इग्नू से ईपीजी से चल जाएगा, वो पर्याप्त वाले जो बच्चे हैं वो इन सारे क्वेश्चंस को करें, ठीक है। इन किताबों के अंदर में से कई सारे क्वेश्चन हैं, कुछ तो हो जाएंगे एकदम डायरेक्टली स्टैटिक आए हैं, पहला ही क्वेश्चन है आपके, और भी कई सारे आगे आएंगे, बट बाकी क्वेश्चंस को करो आप, वो डिफिकल्टी आएगी, है ना। तो एनरिचमेंट मस्ट हो गया है, एप्लीकेशन मस्ट हो गया है, क्रिटिकल थिंकिंग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू डेवलप आप नहीं करोगे तो मार्क्स एग्जामिनर नहीं देने वाले, इनफैक्ट आप लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स क्या देगा वो। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया सौरभ, कुणाल, ठीक है। यहां पर आगे हम बढ़ते हैं, कल्चर एंड एम्बॉडीमेंट। कल ही 12 घंटे पहले, अब तो 12 घंटे ज्यादा, 18 घंटे हो गए होंगे, जो हमने वीडियो बनाया उसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर की बात की, और एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये एम्बॉडीमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। यहां पर आप कुछ फेमिनिस्ट स्टडीज को भी यूज कर सकते हो, शेरी ऑटनर का, जूडिथ बटलर का परफॉर्मेटी इज वन ऑफ द बेस्ट टू बेसिकली एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नॉन टेंजिबल फीचर है, जो नॉन मैनिफेस्ट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है ना, कि कल्चर एक एब्स्ट्रैक्शन के अलावा एक रियलिटी भी है जिसके फिजिकल रेप्लिकेशंस और मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ये वाले पॉइंट के अंदर में वो सारे रिसर्चेस और पॉइंट आप यूज करोगे। है तो ये 10 मार्क्स में, लेकिन कल जब हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे जो एनरिचमेंट के कंटेंट होते हैं या जो कंटेंट 2.0 हम फाउंडेशन के लिए भी तैयार कर रहे हैं, उसमें क्योंकि ये शुरुआती यूनिट होती है 2.1, मोस्ट ऑफ द मटेरियल हमारा थ्योरीज तक हो चुका है, फिजिकल का भी हो चुका है, 3 सेक्शन बाकी है जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पूरे कंटेंट को रिवैम्प करें 2023 के बाद से जो ट्रेंड हुआ है उसके हिसाब से। और इसी के कई सारे जो पार्ट है हम अपने जो एडवांस बैचेस के बच्चे होते हैं और जो मेंस के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको दिया कर रहे हैं, बीच बीच में आपको लोग के साथ भी उसको चैनल पे शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर कई सारी केस स्टडीज है, 20 नंबर में भी लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, 350-400 वर्ड के आसपास का कंटेंट है। यहाँ पे तो आपको बॉडी 110-15 वर्ड की लिख रही है, ठीक है ना, पूरा आंसर 150 वर्ड का है। अगली बात यहां पर कहता है डिस्कस द मायोसिन होमोनॉइड रिमेन्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब यहां पर यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है जो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू डेवलप करने की कोशिश करते हैं बच्चों में। होमिनिन, होमिनिड, होमिनॉइड, ये टर्म्स पहले तो समझो, ये टर्म्स नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसको बहुत सही से आपको समझना है। होमोनॉइडिया के मेंबर कौन है, होमोनिडे के मेंबर कौन है, होमोनिने के मेंबर कौन है और होमोनिनी के मेंबर कौन है। यानी कि फ्रॉम द लेवल ऑफ जब आप चलते हो सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, स्पीशीज के ऊपर आते हो आप, ठीक है ना, स्पीशीज एंड देन ट्राइब के ऊपर आते हो, तो पहले तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर वो क्लैरिटी अगर नहीं भी होगी ना, तो ये मायोसिन जब लिखा हुआ था तो आप ऑलमोस्ट समझ जाते, भले आपको इसका मतलब पता हो चाहे ना हो। तो मायोसिन होमोनॉइड के अंदर में आपको क्या लिखना था, आपको वो फॉसिल्स के बारे में फिजिकल एंड अदर रेलिवेंट ट्रेड्स को यहां पर बताना था और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को बताना था यहां पर, जो कि हमें लगभग मायोसिन के पीरियड में मिले। मायोसिन क्या है, एक टाइम पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर में आपको पता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में आप ये होमोनॉइड और मायोसिन को ऑपरेटर के तौर पे लेके, मेजर ऑपरेटर जो हीरो है यहां पर वो होमोनॉइड है, सब ऑपरेटर जो यहां पर है जो सपोर्टिंग रोल में है वो आपका मायोसिन है, ठीक है ना। तो होमोनॉइड के रिमेन्स यहां पर कौन से हैं, प्रोकॉन्सल की बात करोगे आप,
जो ड्रायोपिथेकस की बात कर लो आप, ठीक है ना, आप जब रमापिथेकस की बात करते हो, शिवापिथेकस की बात करते हो, ये सारे जो रिमेन्स है ना, इनके पर्सपेक्टिव में आपको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस लिखना था। दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी पीजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अभी तक हमें कितने देखने को मिले जो बहुत आसान है? 1A एक्सपेक्टेड ऑन द लाइन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। 2A जो है बहुत आसान क्वेश्चन था। 1E बहुत आसान क्वेश्चन था। 1D आसान था, बहुत आसान नहीं था। 1C हमने इसका कभी नाम अलग से नहीं लिया हुआ है, तो उसको हम क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो चीज हमको नहीं करनी आती है, ठीक है। नाम नहीं लिया, ये आसान है, जिन्होंने सही से पढ़ा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को, उन्हें ही पता है, ठीक है। बट इसको हमने कभी प्रोबेबल वाले वीडियो, जो प्रोबेबल हमारा जो लेक्चर है कि प्रोबेबल क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे जो क्वेश्चन होते हैं, वहां ये वर्ड का जिक्र नहीं है। रेमंड डार्ट की हाइपोथेसिस का तो जिक्र है, पर इस वर्ड का जिक्र नहीं है। तो आपको आंसर पता भी होता तो क्या आप इसको डिकोड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो एक अदर चीज है, ठीक है ना। तो आई वोंट क्लेम कि ये बताने वाले क्वेश्चन में से आया हुआ है। इसके पहले जाते हैं, पूर्व किनशिप सिस्टम जिक्र किया है। अगर आप हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स को, जो हम पीडीएफ शेयर करते हैं न्यूज एनालिसिस वाली, उसको और बाकी चीजों को अगर आप कंपेयर करते हो क्लास लेक्चर के साथ में, तो आप कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ फाउंडेशन के नोट्स या फिर कोई स्टैटिक मटेरियल नोट पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो ये भी क्या है, ऑन द इन लाइन है, एक्सपेक्टेशन के अंदर में है, एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया इस चीज को। पहला क्वेश्चन हमने पहले ही बताया, बिल्कुल सहज क्वेश्चन था। अगली बात आती है कंपेयर कंट्रास्ट सिंबॉलिक अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड गिट्स एंड विक्टर टर्नर। जाकर के खोल के वीडियो को देखिए। अब 18 घंटे हो गए जब पेपर आया, उसके हिसाब से आप देखो 12 घंटे पहले साफ साफ हमने बोला था कि कल्चर पर्सनालिटी लास्ट ईयर आया है, इस साल सिंबॉलिक अप्रोच आएगा, वीडियो में बोला है, स्क्रीनशॉट और अभी ये शेयर करूंगा। सो ये आपका पेपर के अंदर में साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, सिंबॉलिक अप्रोच डायरेक्ट बोला गया है, बोर्ड पे लिखा है। क्लास के जैसे ही खत्म होगा सेशन, उसके बाद तुरंत मैं भेजना शुरू करूंगा, ग्रुप के ऊपर शेयरिंग होगी, फिर क्या क्या बोला गया था, क्या क्या आया, आप देखो, है ना। तो सिंबॉलिक अप्रोच एक्सपेक्टेड था। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन आ गया हो तो अगले साल रिपीट नहीं कर सकता। फॉरेंसिक पिछले 3 साल में, मेरे ख्याल से 3-4 साल में 2 बार आ चुका है, तो इस साल उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बिकॉज 23 में अभी पूछा हुआ है। लेकिन मैंने कहा था कि अभी ये बहुत ही, आप कह सकते हो, बहुत ही शोकप्रद जो एक घटना भी हुई है, ठीक है ना, एयर इंडिया वाली जो घटना हुई है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस देखोगे, ये जो मैरिज वाला ये सब चल रहा था अभी ना नॉर्थ ईस्ट में, और वो ड्रम वाला जो ये सारी चीजें थी, ऐसे में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से लेकर के जेनोसाइड, ये सारे जो केसेस होते हैं, होमिसाइड हो गई या एक्सीडेंट, ट्रेजेडी, वॉरफेयर के अंदर में इसका आपका फोरेंसिक एप्लीकेशन होता है। और उसमें पांचों के पांचों जो चीजें हैं वो हमारे आसपास हो रही है। वॉर की बात करो तो कभी इजराइल इन्वॉल्व है, कभी यूक्रेन रशिया इन्वॉल्व है, दुनिया भर में लड़ाइयां चल रही हैं, वॉरफेयर चल रहा है, ठीक है ना। ये जो ट्रेजेडी वाली सिचुएशन होती है, एक्सीडेंट वगैरह, ये एयर इंडिया के केस में आपने देखा, दुखद घटना, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये क्रिमिनल केसेस, उसके भी यहां पर आप कन्वेंस देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर आया था, फिर भी मैंने वीडियो में कल ही कहा है 12 घंटे पहले कि फॉरेंसिक आएगा, और फॉरेंसिक आया। यूजुअली कई मेरे जो पीयर ग्रुप वाले लोग हैं ना, उनसे भी हमारा जब डिस्कशन हुआ, आप लोग के साथ तो कैमरे पे होता है, कैमरे के पीछे उनके साथ भी डिस्कशन होता है, तो उन्होंने बोला था कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री पे तो हमारी कंसेंसस था कि एंथ्रोपोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाकी लोगों ने भी बोला था। लेकिन फॉरेंसिक सबका मानना था कि नहीं, इमीडिएटली अब नहीं देगा, बिकॉज पूछ रहा है 2-3 साल से, 3 साल में लगभग 2 बार आ चुका है। तो ये हमने कहा था और ये आया हुआ है। एक्सपेक्टेड इन लाइन, डायरेक्ट करोगे आप क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी यहां पर नहीं है। अगला यहां पर क्वेश्चन था एनालिटिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी बच्चा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना करके एंथ्रो को रट्टाफिकेशन की नजर से देखता है, वो ये क्वेश्चन को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आंसर आप सबको पता है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर आपको ये पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं कहूंगा जो पेपर में ऐसा है जहां पर आपको अकल लगानी है, और एटलीस्ट 30 सेकंड 35 सेकंड यहां पर आपके जाते इस क्वेश्चन को रीड करने में, ब्रेनस्टॉर्म करने में, शायद 45 सेकंड टोटल चले जाते। रीड करोगे, समझोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, आइडियाज को कलेक्ट करोगे, क्या क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरेशन करोगे, आपका आराम से इन सब में 1 मिनट का समय निकलेगा। 30 सेकंड के अंदर में तो आप रीड करोगे, फिर 30 सेकंड के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग 30-45 सेकंड के अंदर में आप करोगे, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चरेशन माइंड के अंदर में करोगे। तो आपका ये सारी प्रक्रिया जो 30-30, 35-35, 45 सेकंड ले रही है, सब मिला के 1-1.5 मिनट का समय यहां पर जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपको डिमांड ले रहा है, समझने में आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और बार आ चुका था पेपर के अंदर में, जहां पर आपसे पूछा था कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का जो आइडिया है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी यूनिट 3 पेपर 1, वो कैसे रिलेटेड विद द नोशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि यूनिट 4 है। इंटरलिंकेज सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 में थ्योरी और नॉन थ्योरी सेक्शन में नहीं करना है, यूनिट के बीच में और जीएस के साथ भी आपको करना है। तो उस तरीके से, मतलब सब्जेक्ट से जब प्यार करोगे ना,
तो इस तरीके क्वेश्चन को आप वहां पर कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है कोई क्वेश्चन या सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन है, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है, समझना है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मॉडरेटली डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन के में पहला क्वेश्चन। अभी तक कोई मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी पीजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन है, हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्सेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ इकोलॉजी, कल्चर, सोशल इनइक्वालिटी इन द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। कल ही हमने क्या कहा, और ये बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी एक कॉमनैलिटी है, उन लोगों ने भी कहा था कि एंथ्रोपोमेट्री से क्वेश्चन आएगा। एंथ्रोपोमेट्री का जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो डिजाइन में, स्पोर्ट्स में, एर्गोनॉमिक्स से लेकर के डिफेंस में है, और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में। बिकॉज न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी किस तरीके से होती है, पहला तो आपको वो बताना है ना कि कैसे स्टेटस किया जाता है। तो वहां पर भाई बायोकेमिकल, क्लिनिकल है ना, और जो आपका एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है उसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। ठीक है ना, सेरोलॉजिकल स्टडीज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये 3-4 मेजर इसके फाउंडेशन है, 4 पैर हैं जिसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटस को एनालाइज करते हैं। उसमें जो सबसे शुरुआत में आप पढ़ते हो, सबसे जो मेजर है वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक का एप्लीकेशन आप पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी आप यहां पर कर रहे होते। दूसरा हमने कहा था कि कैसे जो इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमारे बिलीफ होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम टैबू से रिलेटेड है ना, जो आप बात करते हो, या फिर आप अपार्ट फ्रॉम पोस्टपार्टम के अलावा भी अगर आप वीनिंग प्रैक्टिसेस को देखोगे तो वहां पर भी इसका रोल आएगा। ठीक है ना, कल्चर का इंटरप्ले, ऑलराइट। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इनइक्वालिटी। कोविड के बाद हमने कहा था कि कोविड के बाद न्यूट्रिशनल हेल्थ या फिर जो आपकी फिजिकल जनरल बायोलॉजिकल हेल्थ है, हेल्थ केयर एक्सेस है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इसमें फिजिकल डायमेंशन के साथ साथ कल्चरल और ये जो सोशल इनइक्वालिटी वाला डायमेंशन उसको डालेगा। जैसे कोविड में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जीएस के अंदर में भी। ठीक है, जीएस के अंदर में भी हम कर रहे थे कि कोविड का पूछेगा भाई हेल्थ के सोशल जस्टिस के हिसाब से बताओ, सोशल जस्टिस वेलफेयर के हिसाब से बताओ, वैक्सीन्स है या फिर जो डिवाइसेस है या जो फैसिलिटी है, वेंटिलेटर्स है, सीट है, उनको मिल रही है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एफ्लुएंट लोग हैं सोसाइटी के अंदर में, नॉन एफ्लुएंट कम्युनिटीज को दिक्कत है वहां पर। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। कल ही बोला एंथ्रोपोमेट्री के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। एंथ्रोपोमेट्री के एप्लीकेशन में जो यूजुअली बनते हैं वो या तो न्यूट्रिशनल बनता है, और या तो आपका जो क्वेश्चन है डिफेंस में भी बन सकता है, बट स्पोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू डिफेंस, एर्गोनॉमिक्स एंड डिजाइनिंग। ठीक है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्पोर्ट्स रहता है और आपका न्यूट्रिशन रहता है। तो न्यूट्रिशन पे से क्वेश्चन आया है। अल्पना कह रही है सर प्लीज हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। अल्पना हिंदी में ही कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इंग्लिश में डिस्कशन जब आएगा तो उसको हिंदी प्लस इंग्लिश में करेंगे। यहां पर हम इसको प्योरली हिंदी में तो बोल रहा हूं मैं अब तक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है अगेन एप्लीकेशन वाला, एनालिसिस वाला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डिमांड को डिकोड करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द ड्रॉबैक ऑफ इन अज्यूमिंग कल्चर एज एन इंटीग्रेटेड क्लोज सिस्टम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जब हम कल्चर को पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव को लेकर के चलते हैं। सापिर हो, चाहे क्लकहून हो, चाहे हर्स्कोविड हो, चाहे नीडम हो, और चाहे रॉबर्ट लुई हो, और स्पायर हो, मर्डॉक हो, मेलिनोस्की, जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो तो डेफिनेटली हर जगह डिस्कस किए जाते हैं। इनमें जब हम टाइलर को शुरुआती में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ कल्चर में और मेलिनोस्की को इन द फंक्शनल पर्सपेक्टिव इन द फंक्शनल एनालिसिस के अंदर में पढ़ते हैं, तो ये वाला कल्चर का ट्रेट या एट्रीब्यूट आता है, जो ऐसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और वो एट्रीब्यूट के अंदर में क्या पूछता है कि भाई कल्चर एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वे के अंदर में, एक क्लोज सिस्टम के वे में पढ़ना है। ऑफलाइन की क्लासेस में अभी हम लास्ट में यही टॉपिक को ले रहे थे, जहां पर कैसे सिस्टेमिक और ऑर्गेनिज्मिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म हाइपोथेसिस और सिस्टेमिक हाइपोथेसिस के थ्रू फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की शुरुआत हुई थी, जिसमें कॉम्टे, आपके टेलकट पार्सन, हर्बर्ट स्पेंसर, ऐसे लोग वहां पर आपको आते हुए देखने को मिल रहे थे। यहां पर भी उसी इंटीग्रेटेड जो फंक्शनलिज्म का एक स्टैंड व्यू पॉइंट है ना, जो सिस्टम के रूप में देखता है, जो सिस्टम में चीजें आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, वहां से क्वेश्चन पूछता है आपका, वहां से क्वेश्चन आपका पूछता है। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या डिस्कस किया हुआ था 12 घंटे पहले, जो ये वीडियो गया है, उस वीडियो के अंदर में भी हमने कहा मेलिनोस्की और फंक्शनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये फंक्शनल जो स्टैंड पॉइंट है या फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है कल्चर का ना, वो कल्चर को एक सिस्टेमिक, ऑर्गेनिज्मिक और इंटीग्रेटेड क्लोज्ड आउटलुक के स्ट्रक्चर के अंदर में देखता है। तो डायरेक्टली थ्योरी नहीं पूछी, और यही चीज मैंने कहा था कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फंक्शंस के ऊपर से, और वो चीज यहां पर आपको देखने को मिली।
ठीक है, कई सारे पर्सपेक्टिव को आप इस्तेमाल कर सकते हो। मार्गरेट मीड भी यहां पर लगेगी, एडवर्ड सापिर भी यहां पर लगेंगे, क्रोबर भी आपके लगेंगे, और लगभग जितने स्कॉलर और मेजर स्टडीज को पढ़ते हो ना, उन सबको इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन, ये जो एक असर्शन है उसको सब्सटेंशिएट या उसके पक्ष विपक्ष में आर्ग्यू कर सकते हो। ठीक है ना, कि कैसे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की स्टडी में इंटीग्रेटेड क्लोज सिस्टम का जो व्यू पॉइंट है वो हिंड्रेंस को क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा हुआ था 3C, डिफरेंशिएट बिटवीन पेडिग्री एंड जीनोलॉजिकल एनालिसिस। पेडिग्री के बारे में मैंने नहीं कहा था ऑनेस्टली, हमने जब 9.1 का क्वेश्चन आपको कहा था, साफ साफ कहा था कि फॉस्टर चाइल्ड से क्वेश्चन आएगा, तो आई वोंट क्लेम दैट, बट सेकंड हाफ जो है वो हमने बात की थी। हमने कहा था रिसर्च में डाटा कलेक्शन के मेथड जो है उसमें से क्वेश्चन आएगा, और जीनोलॉजिकल जो मेथड होता है वो रिसर्च डाटा कलेक्शन का मेथड है। दूसरा वाला जो पोर्शन इसका है वो इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात वहां पर करता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं यहां पर, तो WHR रिवर्स और उनसे पहले जब लीग ऑफ इरोक्वॉय के वर्क जो है आपके मॉर्गन साहब का, ठीक है ना, 1851 का, उस समय जब इन्होंने एली पार्कर के साथ में मिलकर वो सारी अपने वर्क को पब्लिश कर दिया, he was the first to attempt not in a proper way the genealogical undertakings of the Iroquoians, ठीक है ना, उनके किनशिप सिस्टम को समझने के लिए, किनशिप स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, बट इट वाज नॉट प्रॉपर। सो दिस मेथड वाज डेवलप्ड लेटर इन 1898 जब टॉरेस स्टेट एक्सपेडिशन विद हेडन, सेलिगमैन, मैकडॉगल, इन सब के साथ WHR रिवर्स गए थे। शुरुआत में तो उनका मन नहीं था, बट हेडन ने उनको, सीनियर थे, उन्होंने उनको फोर्स वहां पर किया, ठीक है ना। और इस मेथड के अंदर में, इस पर्सपेक्टिव के अंदर में आप जब इस हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में जब इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप स्टैब्लिश करते हो कि हाँ 98 के वर्क के बाद उन्होंने 1901 1902 में जीनोलॉजिकल मेथड के ऊपर एक प्रॉपर वर्क को पब्लिश किया। एंड सेम जब वो भारत के अंदर में आया 1904 में सेलिगमैन चले गए वेदास को पढ़ने श्रीलंका में, और WHR रिवर्स भारत में आते हैं, द टोडाज ऑफ द नीलगिरी हिल्स को पढ़ते हैं कोयम्बटूर से लगभग 2-2.5-3 घंटे की दूरी पे, और वहां पर ये जीनोलॉजिकल मेथड का अगेन इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और डाटा कलेक्शन के मेथड से 50% जो है इस टॉपिक का वो हमने डिस्कस किया था कि आएगा, प्रोबेबल क्वेश्चन में बताया था 12 घंटे पहले, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है पेडिग्री वो हमने नहीं कहा था, है ना। हमने साफ साफ जब बोल दिया कि फॉस्टर आएगा तो पेडिग्री की वहां पर चांस नहीं है। बट क्या कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आग बंद करके लिख दो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 में आ जाते हैं। 4 में एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिटी। पहला ही रिमार्क जब मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करता हूं एंथ्रो से, तो अक्सर हम यूज करते हैं, कई बार ओरिएंटेशन में भी यूज करते हैं, ठीक है, कि एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेस एंड मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज। तो कैसे दोनों को एलिमेंट, और कैसे इन दोनों के एलिमेंट को इस्तेमाल करके एंथ्रोपोलॉजी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और भी ज्यादा प्रोफाउंड करता है। तो एक्सपेक्टेड सिंपल जेनेरिक क्वेश्चन है। ये भी हमने कहा था कि जो नेचर और स्कोप के ऊपर क्वेश्चन बनेगा एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट 1.1 से 1.3 में, हमने साफ साफ बताया था कि वहां पर ब्रांचेस के ऊपर नहीं आएगा, सब ब्रांचेस, सब फील्ड्स के ऊपर नहीं आएगा, वहां पर रिलेशनशिप के क्वेश्चन का हमने जिक्र नहीं किया था, सिर्फ नेचर और स्कोप का जिक्र हमने किया हुआ था, और बायोकल्चरल अप्रोच का हमने जिक्र किया हुआ था। तो बायोकल्चरल तो यहाँ पर एक आया हुआ है कहीं, अभी हमने देखा था, ठीक है, शायद आगे होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी यहां पर आपको आते हुए देखने को मिला, किसके ऊपर? स्कोप और नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। अगला यहां पर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मॉस्टूरियन टूल ट्रेडिशन, मॉस्टूरियन कल्चर एंड इट्स मेकर्स। मॉस्टूरियन कल्चर के मेकर कौन है, जल्दी से आप सोचिए, है ना। यहां पे तो आप लिखोगे थोड़ा समय लगेगा। हम निएंडरथल्स को मॉस्टूरियन कल्चर का मेकर मानते हैं। कल 1.6 के एनालिसिस में आपको मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन आएंगे, अभी उसकी क्लिप भी भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने कहा 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 12 घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है, चैनल के ऊपर पड़ी होगी। एक आएगा डिस्पर्जल ऑफ होमो सेपियंस से रिलेटेड, और उसकी जो थ्योरीज कई सारी हैं, आउट ऑफ अफ्रीका, आउट ऑफ रीसेंट थ्योरी, ये सारी जो थ्योरी। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे निएंडरथल से पूछेगा, उसके कल्चर और उसके फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल तो नहीं पूछा, लेकिन कल्चर यहां पर पूछ लिया। तो निएंडरथल और उनका कल्चर जो कि मॉस्टूरियन कल्चर है, ठीक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन यहां पर पूछा है। मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया, समझे। ये भी हमारे 12 घंटे पहले के वीडियो से आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगली बात यहां पर, क्रिटिकली एग्जामिन जेम्स फ्रेजर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म, इल्यूसिडेट द प्लेस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्निटी। जब हमने रिलीजन की यूनिट को कहा था तो हमने शायद 2 चीजों को बताया था। हमने कहा स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं आएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है फॉर्म्स टाइप्स का हमने जिक्र नहीं किया। हमने क्या कहा, अप्रोचेस आती रही है, कोई भी बताएगा कि आपको अप्रोचेस से क्वेश्चन आएंगे, तो हमने क्या कहा था, अप्रोचेस आएंगे और ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, रिसेंट ट्रेंड्स या चेंजेस जो होते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन एक आपको देखने को मिला, ठीक है ना। पहले तो फ्रेजर की जो अप्रोच है, जब हम इवोल्यूशनिस्टिक अप्रोच को पढ़ते हैं,
ऑफलाइन में अभी हम इसी को पढ़ा रहे थे। उसमें फ्रेजर होते हैं आपके, उसमें आपके मेरिट भी होते हैं, लबॉक का भी जिक्र करते हैं, बट उतने ज़्यादा नाम उनकी यूटिलिटी नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइलर, तो जाहिर सी बात है टाइलर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो टाइलर, फ्रेजर और जो हमारे मेरिट है, ये हमारे मेन स्कॉलर होते हैं जब हम इवोल्यूशनिज्म के हिसाब से रिलीजन को वहां पर पढ़ते हैं। तो फ्रेजर के पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर पढ़ने को कहा है। और दूसरा जो पार्ट है ना, एक तरीके से आप देखोगे तो फ्रेजर के ही अप्रोच को, बिकॉज फ्रेजर क्या एक ट्रांजिशन को बता रहे हैं मैजिक से रिलीजन और साइंस की तरफ, है ना, जहां पर साइंस डोमिनेंस लेगा, साइंस के जो स्पेशलिस्ट है वो डोमिनेंस लेंगे, बाकी प्रैक्टिसेस और उनके स्पेशलिस्ट वहां पर आएंगे, है ना। तो इसको सिविलाइज स्टेज के साथ में एसोसिएट किया। लेकिन यहां पर आप क्या देखोगे, एक स्टेटमेंट है जो हमने डिस्कस किया हुआ था, स्कॉलर का नाम, रिसर्च पेपर शेयर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इज नॉट अ मेजर स्कॉलर, एनरिचमेंट के अंदर में उनका नाम हमने शेयर किया हुआ था। और वो क्या था कि रिलीजन जैसा कि क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म कह रहे हैं कि उसका डिक्लाइन हो रहा है, या फ्रेजर के पर्सपेक्टिव से आप देखो साइंस का जैसे जैसे पेनिट्रेशन हो रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखो क्रिटिकली तो रैदर रिलीजन का डिसकंटिन्यूएशन या डिक्लाइन की जगह पर, रिप्लेसमेंट की जगह पर क्या हो रहा है, जो प्रैक्टिसेस लाइक ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो आपके अर्बनाइजेशन है ना, और उसी के साथ में एसोसिएटेड एक जो मॉडर्निटी है, एक चेंज है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, परपिचुएशन ऑफ रिलीजन को एंश्योर कर रही है। तो फ्रेजर का ही एक तरीके से आप देखोगे यहां पर घुमा करके कान पकड़ लिया एग्जामिनर ने, ठीक है। ये पढ़ा है भाई, मॉडर्निटी क्या रिप्लेस कर रही है, डिक्लाइन करवा रही है, जैसे फैमिली में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्निटी का, अर्बनाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, फेमिनिस्ट मूवमेंट का, इन सब से क्वेश्चन आपके बनते हैं, खासकर फैमिली में बनते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे भी हमने कहा था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर में चेंज पूछेगा, और उसने यहां पर रिलीजन के अंदर में पूछा है। तो आप उसको काउंटर करोगे कि नॉट एसेंशियली। अब डिस्कशन तो, डिटेल डिस्कशन तो कल करेंगे, तो अभी इसकी बात नहीं, तो कल करने के लिए रहेगा क्या हमारे पास फिर। सेक्शन बी में आ जाते हैं पेपर 1 के, मल्टी स्पीशीज, मल्टी साइटेड एंड क्रिटिकल एथनोग्राफी। देखिए क्रिटिकल एथनोग्राफी, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी जो मीडिया है, ये काफी चर्चा में है। हम एनरिचमेंट फाउंडेशन में हम इसको नहीं कवर करते हैं, एनरिचमेंट में और एडवांस बैचेस में हम अक्सर इस चीज को वहां पर सामने रखते हैं। ये सारे न्यू एरियाज हैं, ठीक है ना। या फिर एआई का जो इंपैक्ट हुआ, कल भी आपको कहा था हमने डिस्कशन के अंदर में, कल भी हमने कहा हुआ था। तो वहां भी ये बात, सेम बात हुई थी कि भैया आप वो देखोगे कि किस तरीके से एआई का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मीडिया का, ना सिर्फ विलेज के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर, बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो एआई से तो अभी क्वेश्चन नहीं आया, बट अभी भी ये रेलिवेंट है और इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले ईयर्स के लिए, अभी भी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले ईयर्स के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड यहां पर आपसे जो क्रिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसको पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऑन दी लाइन है जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक क्वेश्चन कम से कम दोनों पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे रीसेंट ट्रेंड के ऊपर, और वो बनेगा वहां पर। तो क्या आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फाउंडेशन पढ़ करके जा रहे हो तो इजी छोड़िए, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। फाउंडेशन से सिर्फ आप उस, मेरे ख्याल से 50, 60, 70 वर्ड लिखोगे, लेकिन डिमांड जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप उस डायनेमिज्म को समझो, ठीक है, और अपने आंसर के अंदर में, कंटेंट के अंदर में इंटीग्रेट करो। वो सेल्फ स्टडी, एम्बर एंड एम्बर, इग्नू, ये सब आपके काम में नहीं आएंगे, और ये एग्जामिनेशन का खासकर पेपर 1 इस चीज को और पुख्ता करता है। पिछले साल पेपर 2 ने काम किया था। अगला है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ मेनोपॉज। साफ साफ हमने कहा था कल ही वीडियो में 12-14 घंटे पहले कि मेनार्क मेनोपॉज से ही क्वेश्चन आपके आते हैं, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी हमने बताया था। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो नहीं आया एटलीस्ट पेपर 1 में, मेनोपॉज यहां पर आ गया, और मेनोपॉज का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी आ गया था ना। तो क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ ये नहीं कि मेनोपॉज होता क्या है और उसके फीचर लिखने लगोगे, मेनोपॉज में सिम्टम्स क्या क्या होता है। यहां पर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पूछा है, तो डिमांड को समझना है। कुछ लोग जो बहुत हरी में होंगे ना, तो हरी ने उनका कल्याण किया होगा, फिर गलती हुई होगी फिर उनसे। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को करना है, कल हम यहाँ पर डिस्कशन में बताएंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच बेसिकली यू कैन इनकॉर्पोरेट। अगली बात यहां पर आई फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। क्लास पीपीटी से निकला है, कंटेंट तो छोड़ दो, कंटेंट में तो हर ही जगह होता है, क्लास में डिस्कस करते हैं बकायदा फिजन ट्रैक डेटिंग को, ठीक है ना। कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि आपसे एब्सोल्यूट डेटिंग पूछेगा, रिलेटिव के चांसेस नहीं है। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड पूछा, रिलेटिव यहाँ पर फिजन ट्रैक डेटिंग मेथड। लेकिन मेरे हिसाब से फिजन ट्रैक डेटिंग एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था स्पेसिफिकली, ऑल्दो हम पढ़ाते हैं, कंटेंट में से आया है, क्लास में लिखवाया जाता है, बताया जाता है, उसी में से आया हुआ है। बट आई डू नॉट लाइक द सेंस ऑफ कि फिजन ट्रैक डेटिंग को दे रहा है। रीजन बीइंग कि भाई एंथ्रोपोलॉजी का ह्यूमन एंटिक्विटी से रिलेशन है, ठीक है, ह्यूमन के कल्चर मटेरियल से, वहां पर फिजन ट्रैक का जो रेलिवेंस है, सिग्निफिकेंस है, बहुत कम दिखाई पड़ता है। डायरेक्टली अगर आप डेटिंग की बात करोगे तो वहां पर
कार्बन डेटिंग है एब्सोल्यूट में, फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपको देखने को मिल रही होती है, अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन के मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ आर्टिफैक्ट वगैरह है उसके लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस का यूज कर सकते हो। थर्मोल्यूमिनेसेंस आया था अभी 4-5 साल पहले, तो वो तो समझ में आता है, कुछ सालों पहले आया था। लेकिन फिजन ट्रैक प्लस जो आपका पोटेशियम आर्गन मेथड है, इसको हम पढ़ाते तो हैं पर एक्सपेक्ट नहीं करते। अगले साल अगर पोटेशियम आर्गन भी दे दिया यूपीएससी ने, आई विल से द सेम थिंग, ये पढ़ाया है, डिस्कशन में है, क्लास में भी बताया है, मटेरियल में भी है, हर जगह है, बट नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट। ठीक है ना। ऑर्गेनिक में जब डायरेक्टली कल्चर को वहां पर एस्टिमेट करने के लिए, ह्यूमन एंटिविटी को एनालाइज करने के लिए है, वो पढ़ो करो तो ज्यादा अच्छा है। अगली बात यहां पर आई है आपसे माइटोकॉन्ड्रियल, ये कौन सा भाई, कोई बीच में रह गया क्या? इवोल्यूशनरी मेनोपॉज, अच्छा हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, रिसेंट जो भी ट्रेंड बनता है उसमें क्वेश्चन में ये आता ही आता है। जैसे एआई, क्रिटिकल एथनो, ये सब थोड़े से रिसेंट है ज्यादा, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब ये 5-7 साल के। जब आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हो, या इसके अलावा एक और है जो हो सकता है आने वाले 2-3 साल में दिख जाए, तो मैं इस वीडियो की बात करूंगा। इस वीडियो में भी हमने उस चीज को कहा था, अभी से भी आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो आ गया, इसके आने के चांसेस नहीं है अब, है ना। स्पेसिफिक क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है जल्दी यूपीएससी के अंदर में। वाई क्रोमोसोम एनालिसिस दे सकता है। इन दोनों मेथड्स का काफी ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, और ये जो पजल है ना पास्ट की, उसको सॉल्व करने में हेल्प कर रही है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं होते और पूरी तरीके से सत्यात्मक साबित नहीं होते। तो दीज आर दी बेसिकली आप देखोगे मेथड्स जो हमें वहां पर हेल्प कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इसको ध्यान में लेकर के आपको चलना है। ये चीज काफी ज्यादा क्रिटिकल है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ह्यूमन, कहां पर? हर जगह नाम सुन रहे हो। कब से सुन रहे हो आप? एटलीस्ट 2013-14 सुन रहे हो। क्लास में भी आपको कई बार डेविड रीच के बुक के बारे में हम बताते हैं ना, वहां पर भी इसका जिक्र आता हुआ है। अर्ली इंडियन टोनी जोसेफ की बात करते हैं, वहां पर भी इसका जिक्र आता है, एनेक्डोट आता है। इन दोनों को छोड़िए, आप अगर क्लास में नहीं किया, आपने सेल्फ स्टडी भी की है, आप राखी गढ़ी तो सबने सुना होगा ना सिग्निफिकेंस के अंदर में। तो 2014, 16, 18, 19 के बीच में ये जो सब राखी गढ़ी और ये बाकी सारा आपको देखने को मिल रहा है, एक्सकवेशन हो रहे थे, इनके ऊपर बात की जाती है, री राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री की बात की जा रही थी, तो वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और यूट्यूब पे हमारे अलावा भी कई लोग ने किया होगा। तब तो मैं स्टडी आईक्यू में नहीं ले रहा था क्लासेस को, सब एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन नहीं चलता था, फाउंडेशन क्लासेस, लेकिन हर जगह वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, हमसे पहले से बना हुआ है। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, इसके ऊपर डायरेक्ट आपको मटेरियल भी दिया जाता है। एनरिचमेंट में हमने लास्ट ईयर भी मेंस वाले बच्चों को भी दिया था कि भाई जो आपके राखी गढ़ी की स्टडी है उसको वहाँ पर बताया, सिनौली की जो स्टडी है उसको भी हमने वहाँ पर देखा था, तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डायरेक्ट जिक्र आता है, एप्लीकेशन आता है। यहाँ पर राखी गढ़ी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक किसी ये डिबेट के रेफरेंस में नहीं पूछा है, रैदर आपसे उसके मेथड और एप्लीकेशन के सेंस में पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेड इन लाइन क्वेश्चन था। अगली बात है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड बार्कर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए, जब मेरी बात हुई है ये सेशन शुरुआत करने से पहले ही, तो बच्चे पूछ रहे थे सर ये बार्कर कहीं डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी वाले तो नहीं है? जब हम लिबरस्टीन मेथड को पढ़ते हैं, पीनाथ में भी अदरवाइज भी आपको देखने को मिल रहा होता है, और उसके बाद हम बेकर की थ्योरी की बात करते हैं, तो वो जो आपके भाई साहब हैं, है ना, वहां पर जो बार्कर आते हैं वो डेविड बार्कर नहीं है। उनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को दिया हुआ, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। यहां पर जब आप बात करते हो तो डेविड बार्कर बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से भी आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो प्री एक्सपोजर है फीटल लाइफ के अंदर में या प्री पार्चरेशन पीरियड के अंदर में, उसका पोस्ट लाइफ के ऊपर जो इंपैक्ट है वो वहां पर पूछते हैं। तो डायरेक्टली तो सभी को लग रहा है कि भाई ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इन लाइन क्वेश्चन है, एटलीस्ट जो थीम थी उसके ऊपर ब्रॉडर पिक्चर। स्पेसिफिक में फाउंडेशन में इसका डिस्कशन नहीं होता है, कहीं होता होगा तो आई एम नॉट श्योर, हमारे कंटेंट में डेविड बार्कर के ऊपर नहीं है। हाँ, एनरिचमेंट और कुछ मटेरियल जो हमने स्टडी के लिए फॉरवर्ड किए अलग अलग ग्रुप्स जो हमारे हैं ऑफलाइन के ऑनलाइन के, वहां पर डेविड बार्कर का जिक्र आपको आते हुए देखने को मिलता है, उनके स्क्रीनशॉट अभी भेजे जाएंगे ग्रुप के अंदर में। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था स्पेसिफिकली कि इसको कंटेंट के अंदर में डालो, फाउंडेशन में डालो, या अलग से बोला था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर मैंने बोली थी कि 9.8 एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन कहां आएगा, इन्फेक्शियस से नहीं आएगा, इसकी हमने बात की हुई थी। लाइफस्टाइल में सोच रहा था, बट लाइफस्टाइल लास्ट ईयर आ चुका है, शायद पिछले 3 साल में लाइफस्टाइल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो लाइफस्टाइल भी हमने कैंसिल किया। और 12 घंटे पहले जो वीडियो गया था उसमें हमने कहा था कि नॉन कम्युनिकेबल और नॉन जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, खासकर जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं, जो एथनिक प्रैक्टिसेस हैं, है ना, उनका एक इन्फ्लुएंस पूछेगा। तो ये चीज वहां पर बताती है कि लाइफस्टाइल कब आपकी शुरू होगी, जब आप पैदा होगे, आप धरती पे आओगे, उसके पहले कैसे एपिजेनेटिक्स के सेंस में, और जो प्री पार्चुरेशन जो इवेंट है, मैटरनल हेल्थ का जो आपको देखने को मिलता है डोमेन है,
वहां पर ये किस तरीके से फेल करता है, ठीक। तो फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट पूछा था, तो इट वाज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरा मानना है 85% बच्चों ने शायद ना किया हो, आधा अधूरा किया हो, या डिमांड के हिसाब से एटलीस्ट नहीं किया होगा। बहुत कम बच्चे होंगे, 10-15% बच्चे जो उसको वहां पर आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, थीम तो हमें पता थी, नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि किस तरीके की बात की गई है, लेकिन स्पेसिफिकली डेविड बार्कर इट बिकम्स टू स्पेसिफिक, ऑलराइट। तो जहां पर फाउंडेशन में यूजुअली हम इनके बारे में डिस्कशन करते नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बिल्कुल रहा होगा, ठीक है ना, विदाउट अ डाउट। अगली यहां पर बात आ जाती है जेनेटिक मार्कर्स की। जेनेटिक मार्कर 9.6 से हमने क्वेश्चन को कल के लेक्चर में कहा था कि बहुत ही कंस्ट्रेंट यूनिट है, इस पे क्या ही बात की जाए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता है, यूजुअली जेनेटिक मार्कर से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। तो इसको हमने इग्नोर किया था कल के डिस्कशन में, 12 घंटे पहले वाले डिस्कशन में। तो जेनेटिक मार्कर से वही ट्रेंड रहा कि सीधे साधे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई जेनेटिक मार्कर होते क्या है। यूनिट 9.6 का क्वेश्चन है बेसिकली फिजिकल एंथ्रो में। इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, क्लास पीपीटी में हेडिंगें पड़ी होती हैं उनकी, और अच्छा जेनेटिक मार्कर कौन सा होता है ना। जेनेटिक मार्कर है क्या, इनका एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस क्या है, एक अच्छा जेनेटिक मार्कर किसको कंसीडर किया जाएगा। क्लास पीपीटी में डिस्कशन में पहले आधे घंटे में 9.6 की यही बात की जाती है। और उसके बाद फिर वहां पर बात आती है कि भाई डिजीज एसोसिएशन के साथ फॉरेंसिक्स में और पॉपुलेशन वेरिएशन को स्टडी करने के लिए कैसे ये जरूरी है, ठीक है। तो जेनेटिक और सेरोलॉजिकल दोनों हम ऑल्दो पढ़ते हैं वहां पर, उसमें से एक आपका ये जेनेटिक मार्कर है, ठीक है ना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, द एजेंडा ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिकेम मोर साइंटिफिक फ्रॉम द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। जाहिर सी बात है, जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हैं, जो की इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉर्नरस्टोन इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, नॉट इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बट इन द अलाइड फील्ड एंड रिलेटेड फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज इन जनरल, ठीक है ना। तो उनकी वजह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो एक न्यू मूवमेंट, जब हम फादर ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं ना, तो वहां पर किसकी बात आती है, फिजिकल वेरिएशन को ज्यादा ध्यान देने वाले ब्लूम एंड बैक की बात आती है ना। तो ह्यूमन वेरिएशन, रेशियल टाइप्स, इन सब के ऊपर उनका ज्यादा फोकस था। ये जो नेक्स्ट लीप आपको आते हुए देखने को मिलता है वॉशबर्न के लिए, जिसको इसलिए उनको कहा था फादर ऑफ न्यू एंथ्रोपोलॉजी, न्यू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसने एक बायोलॉजिकल शिफ्ट लिया, ट्रेंड लिया, ठीक है। उस समय जो इतनी सारी आपको अराउंड 40 से लेकर के लेट 60s अर्ली 70s में जो मेजर टर्नआउट्स हुए, डिस्कवरीज हुई, ठीक है, तो उसके लिहाज से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज्यादा प्रोफाउंड हुई, और भी ज्यादा सिस्टमैटिक हुई, और भी ज्यादा साइंटिफिक हुई, और भी ज्यादा प्रैक्टिकली बैक्ड ऑब्जर्वेबल आपको देखने को मिली। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, उसको बताने के लिए, आपको सब्सटैंशिएट करने के लिए अलग अलग उन लैंडमार्क चीजों का हवाला देना होगा, जिससे आप इस चीज को प्रूव कर सको। ऐसा क्या क्या हुआ था वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं आखिरी 2-3 क्वेश्चन जो हमारे हैं। 6C आपसे पूछा था कि डिस्क्राइब ब्रीफली द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। कुछ नहीं है, कहां से क्वेश्चन आया है, ये आपका एथनोलिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली जो लोग ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं वो इसको सापिर-वुर्फ हाइपोथेसिस के हिसाब से याद करते हैं, या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, बट ये जो क्वेश्चन है ऑन अ ब्रॉडर सेट, ये एथनोलिंग्विस्टिक्स का है। सापिर-वुर्फ तो इसका एक पर्टिकुलर यहां पर आप यूज करोगे स्टडी के तौर पर, ठीक है ना। उनके हाइपोथेसिस को और उनके जो स्टडीज हैं, साथ में तो कोई स्टडी की नहीं था, हम अक्सर कहते हैं ये गलत फहमी है। सापिर-वुर्फ ने साथ में ना कोई वर्क लिया, ना कोई रिसर्च साथ में की, ना कोई पेपर किया। हाँ, सापिर सीनियर थे और वो लेक्चर्स को लिया करते थे, ये अटेंड किया करते थे आपके वुर्फ साहब, बेंजामिन ली वुर्फ साहब, ठीक है ना। तो आप उसका भी हवाला दे सकते हो, बट कासा ग्रांडे की जो स्टडी है, फिलिपीन की जो स्टडी आपको देखने को मिलती है, इन सबको आप एथनोलिंग्विस्टिक्स से टर्म में करोगे, जैसे आप बताओगे कि थॉट यानी कि परसेप्शन, एंड देन यहां पर जो कल्चर है, ऑलराइट, कॉग्निशन जो है, उसके ऊपर लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक कैटेगरीज, लिंग्विस्टिक एलिमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस को डालते हैं, कैसे उसको इंपैक्ट कर रहे होते हैं। ऑफलाइन में भी हमने जस्ट इसको पढ़ा हुआ है थोड़े समय पहले, ठीक है। तो 2 स्टडीज के थ्रू आप इसको आसानी से वहां पर कर सकते थे। 15 मार्कर क्वेश्चन था, 20 होता तो आपको 1-2 स्टडीज थोड़ी एनरिचमेंट से डालनी पड़ती फाउंडेशन के अलावा, बट यहाँ पर फाउंडेशन से काम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th है, हाउ द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स ऑफ मैरिज लेड टू रीथिंकिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन, किनशिप एंड फैमिली। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो एनालिटिकल, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डिमांड को समझना और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये 4 एलिमेंट यहां पर लगते हैं। इन चारों पैरों को आप पकड़ोगे सही से, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है ना। आया क्या है, ब्रॉडर पिक्चर क्या है, किस चीज को रीपैक किया है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन को जो आप पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, ठीक है ना। मर्डॉक का 49 वाला वर्क को आप अक्सर यूज करते हो, 250-252 प्लस सोसाइटीज को स्टडी किया और उसके बेसिस पे कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपके यूनिवर्सल हैं। तो जब 2.2 पढ़ते हो वहां पर सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं तो भी उस यूनिवर्सैलिटी का जिक्र करते हैं। जब कल्चर के एलिमेंट की भी बात करते हैं, पर्टिकुलरिस्ट, जर्नलिस्ट और आपका
यूनिवर्सल एलिमेंट्स, तो भी वहां पर जिक्र आता है। और स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप को और रिलीजन को आप पढ़ते हो तो भी उस यूनिवर्सैलिटी के ऊपर डिबेट आती है, ठीक है ना, यूनिवर्सैलिटी, पर्टिकुलैरिटी, और साथ ही साथ यूनिवर्सैलिटी के ऊपर जो की डिबेट है। पर यहां पर आपको सिर्फ डिबेट को नहीं पूछा, हाउ द कल्चरल स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज फील्ड वर्क, खासकर जो अर्ली 20th सेंचुरी में आपको शुरू होते हुए देखने को मिला, उसने इस नोशन को, है ना, या फिर जो आप देखोगे वेरिएशन इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज है ना, इसने किस तरीके से इन बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बाकी जो फीचर्स है सोसाइटी के, उनकी यूनिवर्सैलिटी को रीथिंक करने पे हमें मजबूर किया। तो दैट वाज व्हाट बेसिकली द डिमांड वाज। तो यहां पर आपका कैथलीन गो की भी स्टडी आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा जो बाकी हम किबुट्स से लेकर के कल के लेक्चर में डिटेल डिस्कशन में सारी स्टडीज की बात करेंगे, तो एम्पल अमाउंट ऑफ रिसर्चेस आपके पास हैं इस चीज को आंसर करने के लिए, यूनिवर्सैलिटी के टॉपिक के लिए। तो ब्रॉडर आउटलुक ये थी, पर उसकी पैकेजिंग ऐसे की गई थी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और बाकी प्रोसेसिंग करने में आपको 1.5 मिनट कम से कम लगे। उसके बाद भी आई बिलीव 50% सक्सेसफुल हुए होंगे जो जिस तरीके से करना चाहिए था, और 50% ने थोड़ा सा डिफिकल्टी को वहां पर फेस किया होगा, है ना। चलिए, what are the major theories proposed in support of the origin of food production? How the change in subsistence economy brought revolution during the period? तो दो चीजें हैं, इम्पैक्ट ऑफ न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन है, एंड थ्योरीज जो कि फूड प्रोडक्शन के रीजन के बारे में बात करती है। हमने कल के लेक्चर में क्या कहा था, साफ साफ 12 घंटे पहले, क्वेश्चन आर्कियोलॉजी में जो पेपर 2 में आ सकता है वो पेंटिंग्स के ऊपर आ सकता है, लेकिन पेपर 1 से या जो पेपर 2 से भी आ सकता है क्वेश्चन कल्चर के ऊपर, वो न्यूलिथिक के ऊपर आएगा। तो आउट ऑफ ऑल द, हमने वहां पर न्यूलिथिक के ऊपर क्वेश्चन बोला था, और आप रिविजिट कर सकते हो, मैं भी अभी इसको डालूंगा। यहां पर आपको पहले बताना है कि भाई न्यूलिथिक रिवोल्यूशन या फिर जो फूड प्रोडक्शन न्यूलिथिक का एक मेजर ट्रेड, मेजर फीचर है, अपार्ट फ्रॉम सरप्लस, अपार्ट फ्रॉम जो सेल्ट का आपको इमरजेंस देखने को मिला, ठीक है, पॉलिशिंग ग्राइंडिंग वाले जो टूल्स थे, इसके अलावा जो सबसे मेन फीचर था वो क्या था आपका यहां पर, दिस वाज बेसिकली कि किस तरीके से फूड प्रोडक्शन शुरू हुआ और कहां पे हुआ, व्हाट वर द न्यूक्लियर एरियाज। तो वहां पर आपके ब्रेडवुड की भी थ्योरी आती है, वहां पर आपके बिनफर्ड की भी थ्योरी आती है, लेविस बिनफर्ड को भी आप वहां पर पढ़ते हो, और वहां पर आपकी वी गॉर्डन चाइल्डे की भी आती है। ये 3 थ्योरी और इनके क्रिटिसिज्म जो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव है वो हम वहां पर पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को यहां पर आंसर करना था। ये भी एक 15 मार्क का क्वेश्चन था। आप तीनों के क्रिटिसिज्म और उसको अगर आप 5-5 मिनट के हिसाब से भी कर पाओगे ना, तो भी आप डिमांड से ज्यादा कर लोगे, बिकॉज आपको अल्टीमेटली वहां पर 200 वर्ड के आसपास में कुछ लिखना है, 4-4.25 नंबर के हिसाब से आप समझ करके चलो, ठीक है। 3 स्कॉलर हैं, 3 थ्योरीज हैं, तीनों को आप करोगे। इनफैक्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 7.5 में इसने मांगा था, ये है ना, 7.5 में इसने ये मांगा हुआ था। तो बाकी 7.5 के अंदर में आपसे इंपैक्ट पूछा है, ऑलराइट। तो वहां पर आपको बताना होगा, और इसको ये एक बार तो डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करके बहुत पेचीदा बना के क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इसको तो हम हमेशा करते हैं। इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, इनइक्वालिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, ट्रेड रिलेशन को कैसे उसने वहां पर किया, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न स्टेट के फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प किया। तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। लिरोश का यहां पर क्वेश्चन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, हम कहां पर पढ़ाते हैं, जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, लिरो, ठीक है, वी बेसिकली टेक क्लासेस एट स्टडी IQ IAS, ऑलराइट। चलिए, बैचेस के बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे, कहां पर फाउंडेशन बैचेस जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें, जो भी ज्यादातर बच्चे इसको देख रहे होंगे कि किस तरीके का पेपर आता है ना। तो विल टॉक अबाउट ऑल दैट, बट टुवर्ड्स द एंड, पहले जो मेन बात है, काम की बात है, उसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7C से आया है यहां पर, क्रिटिकली डिस्कस द सेंट्रलिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन द नैरेटिव ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या कहा था आपसे, 1.6 से कहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन विल बेसिकली कम फ्रॉम डिस्पर्सल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। ह्यूमन का जो मॉडर्न का इवोल्यूशन है, ह्यूमन का जो माइग्रेशन है, डिस्पर्सल है, उसमें अफ्रीका की सेंट्रलिटी। अफ्रीका इज एवरीवेयर, हम वो की टर्म को हम वो करते हैं ना कि भाई क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तो एशिया है, बट क्रेडल ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी अफ्रीका है। उस स्टेटमेंट को लेकर के बैक करते हुए आपको यहां पर बताना था कि जो आप देखोगे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, रिसेंट ओरिजिन हाइपोथेसिस जो आपको देखने को मिलेगी, ऑलराइट, उनके टर्म्स में आपको यहां पर बात करनी थी। तो पहले आप बताओगे मॉडर्न इवोल्यूशन के टर्म्स में क्यों अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पुरानी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सबसे पुराने जो सेंटर्स हैं, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ओल्डोवान है, ओल्डोवान से पहले का लोमकोवियन हमको मिल चुका है अब 3.3 मिलियन ईयर अगो अफ्रीका में। फायर यूज के, कंट्रोल्ड फायर यूज के अर्लीस्ट एविडेंसेस कहां आपको देखने को मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में, स्टेरफोंटीन, वंडरवर्क, स्वातक्रांस, साउथ जोहान्सबर्ग के आसपास, सबके सब। सबसे पुराने फॉसिल रिमेन्स आपको कहां मिल रहे हैं,
शालनथ्रोपस शाडेंसिस अब तक हमारी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, 7 मिलियन ईयर से भी पहले। और ओरिएंटगेंसिस कहां पर है? अनामेंसिस कहां पर है? अफारेंसिस, अफ्रीकेनस, वेयर आर दीज? अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका की सेंट्रलिटी नहीं है तो किसकी सेंट्रलिटी है? जैसे सिविलाइजेशन के टर्म्स में एशिया जाता है, मैनकाइंड, ह्यूमन इवोल्यूशन के टर्म्स में अफ्रीका की सेंट्रलिटी है। तो उसके लिए आर्ग्यू भी करना है, और उसके अलावा जो रीसेंट कई सारे दूसरे सेंटर, फॉर एग्जांपल कॉग्निशन, केव आर्ट, ये सब हमें बाहर देखने को मिल रहा है आज के समय में। फूड प्रोडक्शन जो है वेस्ट एशिया के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है। केव पेंटिंग्स की बात करते हो तो यूरोप था, डोमिनेंस दिखाता था, स्पेन है, फ्रांस है। अल्टामीरा की वगैरह की बात करते हो, आज के समय में आप जाओ तो इंडोनेशिया में सुलावेसी आइलैंड है, कोई उसके आसपास की रेड भी नहीं दे रहा है। रीसेंट सेंटर्स और वो बाहर की इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अफ्रीका है, उसकी सेंट्रलिटी है, इंपॉर्टेंस है, बट दे आर द सेंटर। तो मोस्टली आपको बैक करना है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है किस तरीके से है, बट अलॉन्ग साइड दैट यू ऑल्सो नीड टू मेक अ क्रिटिकल एट द एंड ऑफ द बॉडी, आपको एक क्रिटिकल अप्रेजल भी उस चीज का करना है, फिर आप कंक्लूजन के ऊपर आओगे अफ्रीका की वापस से सिग्निफिकेंस को दिखाने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कल हमने वही डिस्पर्जल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, कि डिस्पर्जल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। अफ्रीका सही, सारी थ्योरी तो वहीं से है ना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, हाउ द थ्योरीज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर रेलेवेंट इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो इसका एक अच्छा खासा हिस्सा है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म हम अक्सर कहते हैं कि जो ट्रेंड है वो मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर से आने है। और कल भी हमने कहा था कि 2024 के पेपर को देख के मेरा एक नया आप कह सकते हो ओपिनियन बन रहा है कि एक क्लासिकल थ्योरी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और एक मॉडर्न थ्योरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाएगी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म शायद आया था लास्ट ईयर, तो इसलिए मैंने एम्फेसाइज किया था कि प्रोबेबली पोस्ट मॉडर्निज्म की जगह मटेरियलिज्म आएगा। देयर आई वाज रॉन्ग, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू एडमिट इट ऑन कैमरा हियर आल्सो, कि वहां पर पोस्ट मॉडर्निज्म रिपीट कर गया। अब जहां जहां पे सही है वो हमने पूरी महिमा गाई है, गाथा गाई है, तो जहां पर आपने सही प्रिडिक्ट नहीं किया वो भी आपको बताने लायक। तो ऐसा 2 जगह पर अब तक हो चुका है ना। 28 में से कितने क्वेश्चन जो हमने बोले डायरेक्टली वही एज इट इज आए, पर 2 क्वेश्चन, एक अभी तो पहले था, मुझे याद नहीं कौन सा था, थोड़े समय पहले हमने डिस्कस किया हुआ था कि हाँ, ये जो आपका जेनेटिक स्टडी वाला था, है ना, हमने कहा था फॉस्टर आएगा, फॉस्टर की जगह ये आया, ठीक है। तो इट इज बेसिकली जस्ट एन ओपिनियन, असल में कोई हम पेपर तो बना नहीं रहे। तो एक वहां पर थोड़ी सी गलती हुई, और एक हमने जो बोला कि पोस्ट मॉडर्निज्म की जगह मटेरियलिज्म, हमने ये कहा था मॉडर्न आएगी। और बैचेस में भी बच्चों को हमने कहा है कि पोस्ट मॉडर्न, और जो मेंस दे रहे हैं बच्चे, पोस्ट मॉडर्न और मटेरियलिज्म को देख करके जाना न्यू थ्योरीज में से, और एक जो क्लासिकल थ्योरीज है उसमें से आप सिंबॉलिक को भी लेकर के जाना मॉडर्न के अंदर में। तो सिंबॉलिक डायरेक्टली पूछा हुआ है। फंक्शनलिज्म हमने कहा था, ये भी बोला था हमने फंक्शनलिज्म आएगा, फंक्शनलिज्म आया। थ्योरीज में हमने 3 चीजें कही थी, उसमें से 2 तो हुई है। एक हमने कहा मटेरियलिज्म आएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है, इस बार नहीं आएगा, बट वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ। पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, और कैसे पूछा है कि वो सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, या जो एक डोमिनेंट वेस्टर्न व्यू है उसको क्रिटिक करके एक न्यू जो पैराडाइम है उसको कैसे सेट करता है, ये आपको वहां पर बताना था। तो डिस्कशन होगा इसका, है ना। एक क्वेश्चन, ये 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम इसको कहेंगे, जस्ट लाइक डेविड बेकर के बारे में आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पर बार्कर के बारे में पूछा हुआ है, उसी तरीके से ये जो GWAS है, इट इज इन न्यूज फ्रॉम पास्ट 5 to 6 ईयर, पर दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसको हमने इनडायरेक्टली भी कहीं कवर नहीं किया, इनडायरेक्टली भी कभी कवर नहीं किया। फाउंडेशन में बिल्कुल भी नहीं है, मेंस वाले बच्चों को भी हमने नहीं बोला हुआ है, एंड अदरवाइज भी इसका कहीं भी हमने शेयर नहीं किया है कोई करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल के अंदर में, ठीक है ना। तो दिस इज प्रोबेबली द वन एंड ओनली क्वेश्चन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवरेज में हमारे जो हमने कवरेज की थी उससे बाहर का क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन यहाँ पर। ऑलराइट, तो GWS को यहाँ पर जो जीनोम वाइड डिजीज एसोसिएशन है, बहुत थीम है, पर ऐसी कई सारी चीजें चलती हैं, तो हम यूजुअली सोचते नहीं कि इतना स्पेसिफिक किसी टेक्निक, मेथड या डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा। माइटोकॉन्ड्रियल तो फिर भी समझ में आता है, कई सारे पजल्स को सॉल्व करने में इट हेल्प्स, बट दिस वाज नॉट समथिंग दैट वाज वेरी एक्सपेक्टेड। सो ये क्वेश्चन था पहला एंड ओनली क्वेश्चन विच वी डू नॉट प्रिडिक्टेड और डिस्कस्ड एनीवेयर। लास्ट क्वेश्चन है 8C आपका पेपर 1 में, एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इन फॉरेंसिक साइंस। इसके लिए तो मैं प्राउडली मैंने क्लिप भी शेयर किया हुआ है, कल ही हमने कहा था 12 घंटे पहले कि फॉरेंसिक आया हुआ है, फिर भी फॉरेंसिक आएगा। मेरे पीयर्स इससे डिसएग्री कर रहे थे, नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि पोस्ट मॉडर्निज्म आया हुआ है तो नहीं आना चाहिए, तो पोस्ट मॉडर्निज्म पे तो सबका हमारा मानना था, जिनके साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ, सबके साथ मतलब जिनके साथ हुआ कि नहीं आना चाहिए, पर आया। बट यहां पर जो आपका है फॉरेंसिक, इसको हमने कहा था कि इतने सारे की इवेंट्स हुए दैट इट बिकम्स टू इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर कवरेज होनी चाहिए, और वो कवरेज हुई है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फॉरेंसिक के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन हमने मेंस वाले बच्चों को भी यहाँ पर बोला था, और जो यहाँ पर ह्यूमन रिमेन्स की फॉरेंसिक एनालिसिस है वो भी यहाँ से पूछा। डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे एज, सेक्स,
ठीक है ना, वॉरफेयर, ट्रॉमा, रेशियल स्टडीज, हर जगह इसका काम आता है, बात करेंगे। और इसके ऊपर शायद यूट्यूब के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के टर्म्स में जो बनाए गए वीडियोस हैं, मुझे नहीं लगता जो इससे बेटर वीडियो किसी ने बनाया होगा। तो आप अगर सर्च भी करोगे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, मेरा नाम आगे लगाओगे आप उत्कर्ष सिंह या स्टडी IQ, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिलेगा। और डिटेल में हमने, एक तो बहुत पुराना वीडियो है और आई थिंक 2023 या 22 के आसपास का है, और एक वीडियो भी लास्ट ईयर का वीडियो है, दोनों में हमने कवरेज किया हुआ है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी और उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है ना। चलिए, पेपर 1 यहाँ पर खत्म होता है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं बताऊं कि आप में से जो बच्चे, दोज हु आर लुकिंग फॉर द फाउंडेशन क्लासेस फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, आवर बैच इज एंडिंग टुडे। हमारे जो बैच थे वो अभी अगस्त वाले क्लोज हो गए थे। सितंबर के जो बैचेस हैं उनके अंदर में एडमिशन इट हैज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है ना। तो 16 सितंबर से हमारे जो बैचेस हैं वो वहां पर नए वाले स्टार्ट हो रहे हैं। और आज अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, कल तक तो देर हो चुकी होगी, जो नहीं देख रहे हैं तो दे आर सर्टेनली एट लॉस, बट जो बच्चे अभी देख रहे हैं, स्टडी IQ ने फिलहाल एक सेल को रखा हुआ है जो एंड ऑफ सीजन सेल है, और इसके अंदर में सारे जो कोर्सेज के फी हैं ऑप्शनल, गोल्ड के फी मेरे ख्याल से 4000 सस्ती हो गई है, प्लैटिनम की फी शायद 10,000 रुपये का डिस्काउंट आपको उस पर मिल रहा है, जो रात में 12 बजे या मॉर्निंग में 12 बजे दोपहर तक खत्म हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दैट, आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो। मेरी ईमेल ID के ऊपर या तो रीच आउट कर लीजिएगा और या तो इंस्टाग्राम के ऊपर कर लीजिएगा। 16 से बैचेस स्टार्ट है, और यहाँ पर मैं आपको एक कवरेज दिखा देता हूँ। ये तो P2I हमारे GS के बैचेस है, ऑप्शनल के बैचेस का यहाँ पर कंपैरिजन है गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम। इसको पॉज करके, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज पर्पस कुछ और है वीडियो का, सो आई एम बेसिकली गेटिंग अ साइड। आप इसको पॉज करके एक बार कंपेयर कर लीजिएगा गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम के ऑप्शन के बैचेस, और जिसमें भी आपको अगर एनरोल करना होगा आप रीच आउट कर सकते हो फाउंडेशन में एनरोल करने के लिए, ठीक है ना। कमिंग बैक टू पेपर 2 हियर। अच्छा, पेपर 1 का भी हमने कुछ चीजों का यहाँ पर कवरेज की है, डिस्कशन किया है कि भाई सेक्शनल, अभी ये तो डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन कितने थे, इनलाइन, नॉन एनालिटिकल, जो कि कहते हैं ना कि आपको एक फुल टॉस बॉल यहां पर मिली हुई है। 1A 1D 1E 2A 2B 3A 3C 4A 4B 4C 5B 5C 5D और आपका 6A 6C 7B 7C 8C, यानी कि 28 में से 18 क्वेश्चन अमाउंटिंग टू समवेयर अराउंड 65% टोटल, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड इनलाइन क्वेश्चन थे। यानी कि आप अराउंड 325 मार्क्स आपको यहां पर आपकी झोली में यूपीएससी ने दे दिया। अब इस 325 मार्क्स को अगर आपने 325 to 335 मार्क्स वर गिफ्टेड फॉर यू, है ना, गिफ्टेड क्वेश्चन थे ये, सॉरी नॉट 325, ये पेपर अगर हम सिर्फ 1 के हिसाब से बात करें तो 250 नंबर के हिसाब से आपको यहां पर बात करनी होगी, ठीक है ना। तो ये मान करके चलिए कि आप अगर पेपर 2 के एनालिसिस को यहां पर अभी हम साइड बाय साइड करेंगे, पेपर 2 में भी इसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन आए हैं जो कि इससे ज्यादा आए हुए हैं, आसान आए हुए हैं, तो आपकी झोली में यूपीएससी ने पेपर को रखा हुआ था, आपकी झोली में यूपीएससी ने पेपर को रखा हुआ था, ठीक है। और उसमें से 200 मार्क्स जो आपके हैं, 200 मार्क्स टू 225 मार्क्स, ये आप आराम से स्कोर कर सकते थे। बिकॉज आपसे अगर 335-340 नंबर का बिल्कुल ही फुल टॉस क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ना 325 में। हम मान के चल रहे हैं कि आपको 55 से 65 के बीच में मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर राइटिंग स्किल्स, और उसका जो एवरेज होगा, हम ना 55 ले ना 65 ले, 60% मान के चले, तो आप नींद में भी 200 से 225 जो मार्क्स हैं उसको लेकर के यहां पर आ रहे हो यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी 2025 के पेपर के अंदर में। ऑलराइट, बाकी तो आपकी इंडिविजुअल स्किल के ऊपर है। जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन, उसको आप कितनी आसानी से कर पाए होगे, अटेम्प्ट किया है या नहीं किया हुआ है। जल्दी से आ जाते हैं हम यहाँ पर डायनेमिक मीटर को देखते हैं। पेपर 1 का डायनेमिक मीटर, पेपर 2 का मुझे समय थोड़ा सा कम मिला बिकॉज बाय द टाइम आई रीच द स्टूडियो पेपर वॉज अ लिटिल लेट, 5:20 के आसपास मुझे पेपर यहाँ पर मिला, और फिर स्लाइड में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं ना, तो पेपर तो अभी डिस्कशन करेंगे बट ज़्यादा स्लाइड पे मैंने लिखा नहीं है। पेपर 1 का हमने यहाँ पर देखा, जो आपका 8B और 5D वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका एक तरीके से स्पेसिफिक क्वेश्चन है। लास्ट में जो 8B अभी आया था, GWS की हमने बात की हुई थी, और 5D ऑल्सो टेक्निकली, मतलब नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ये हमेशा से न्यूज में, पर फिर भी आप कह सकते हो टू एन एक्सटेंट। चलिए, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन से आपके थे? 5E डेविड बार्कर काफी स्पेसिफिक था, 1B जो पूरम सिस्टम था किनशिप वाला, और 8B GWS, दे वर टू स्पेसिफिक, एंड फॉर समबडी हु इज टोटली रिलाइंग अपॉन
तो फाउंडेशन बैचेस वो हो सकता है इन 3 को ना कर पाए हो। जो फाउंडेशन प्लस जो मटेरियल हम शेयर करते हैं एनरिचमेंट प्लस हमारे एडवांस बैचेस का हिस्सा है, उसने इनको इनमें से एटलीस्ट पूरम को और डेविड बार्कर को किया होगा। बट जो सिर्फ फाउंडेशन का हिस्सा है वो इन तीनों को या तो नहीं कर पाएंगे, अलग से अपने मेहनत की, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, ठीक है ना। बट ऐसे आप नहीं कर पाओगे फाउंडेशन से इनको। हॉट्स वाले क्वेश्चन क्या होता है? हॉट्स मतलब क्या बहुत हॉट क्वेश्चन थे? नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, है ना, और एनालिटिकल वे में आपको सोचना होगा। तो जो आपका 2C था पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड वाला जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, जो वेरिएशन इन मैरिज लेड, उसमें भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लैरिटी चाहिए आपको। 8 है जो थ्योरीज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन जो पेपर 1 के अंदर में है, आउट ऑफ 28 सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको स्लाइटली टू मॉडरेट परेशान करने की काबिलियत को रखते थे। अदर देन दीज 6 देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन दैट शुड हैव ट्रबल्ड यू इन एनी विच वे। अगली हम यहां पर बात करते हैं प्रिडिक्शन से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए। 1E 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3C जो है वो पार्शली नॉट एग्जैक्टली, 4A 4B 4C 5C अगेन पार्शली, 6C 7A 7B 7C 8C 8A। तो टोटल 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आउट ऑफ 28 17 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आउट ऑफ द प्रिडिक्शन दैट वी शॉट 12 आवर्स फ्रॉम नाउ और फ्रॉम द फर्स्ट पेपर। पेपर 1 से 12 घंटे पहले जो हमने शूट किया था वीडियो, उसमें से 17 क्वेश्चन आए। 28 क्वेश्चन टोटल आपके होते हैं, 10 क्वेश्चन जिसमें से आपके शॉर्ट नोट होते हैं, और बाकी जो 18 क्वेश्चन आपके होते हैं वो 15-20 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें से जाहिर सी बात है आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप करोगे सारे नहीं, पर हम पूरे पेपर की अगर बात करें तो उस 28 क्वेश्चन में से देयर वर एटलीस्ट 17 क्वेश्चन दैट डायरेक्टली केम फ्रॉम दैट एनालिसिस। तो इफ यू हैव, अगर हमने थोड़ा सा पहले किया होता, बट जो मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं दे मस्ट डेफिनेटली नो दैट आई वाज बिजी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेंस वाले बच्चों को तो फिर भी मैंने, आई वाज ऑलवेज ऑन अ फोन कॉल अवे, एक मैसेज के दूरी पे था उनके साथ में जो मेंस दे रहे थे, बट विद अदर्स वहां पर हम इस चीज़ को नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ने रिक्वेस्ट भी किया था, आई नो आपके अगस्त के शुरुआत में ही, कि एक प्रोबेबल वीडियो हम लेके आए, बिकॉज हमारा प्रोबेबल वीडियो बहुत फेमस है, एवरी ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो अभी तक 2023 तो टॉप पे है, सबसे अधिक क्वेश्चन वहां से आए थे। 2024 से हमने इस साल बेटर किया था विदाउट एनालिसिस, समय नहीं था हमारे पास एनालिसिस का, लेकिन फिर भी जो हमने एक हरी में एक वीडियो कल रात में किया 12 घंटे पहले, वहां पे से क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आए हुए, ठीक है ना। तो 17 आउट ऑफ 28 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम 12 आवर्स अगो वीडियो, जिसका हम एविडेंस बेस यहां पर एनालिसिस करेंगे। अब आ जाते हैं हम सीधे पेपर 2 पे। सोनियन कल्चर ट्रेडिशन, हलवा, व्हाट वी कॉल एज हलवा इन एंथ्रोपोलॉजी। सोन कल्चर क्या आपसे पूछा है ना। हम T0 से लेकर के TD जो लेयर है आपकी, प्री सोन जो लेयर से लेकर के इवॉल्व सोन की बात करते हैं, है ना, यानी जो पोस्ट ग्लेशियल सीक्वेंसेस T5 के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारी हम यहां पर बात करते हैं, येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन की वहां पर बात होती है। उससे पहले जो स्टडीज आपको उस रीजन में पोर्ट और प्लेट्यू के अंदर में दिखाई दे रही है, उनकी हम बात कर रहे हैं। सो सोनियन कल्चर डायरेक्ट क्वेश्चन, कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो आप, हमसे ना भी पढ़े हो तो भी इसको आंसर कर लेते हैं। कास्ट डोमिनेशन, फैक्शनलिज्म, पॉलिटिक्स, पावर, इन लाइन क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है, मुश्किल नहीं है। फैक्शनलिज्म एक बार और आ चुका है, विलेज रूरल इंडिया के टर्म्स में फैक्शनलिज्म का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत कम होता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मुझे नहीं याद है पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन रिपीट किया हो स्पेसिफिक क्वेश्चन। फैक्शनलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो कास्ट डोमिनेंस जो पेपर इंडियन सोसाइटी वाला है पेपर 2 में, वहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ये तो हलवा था, इसको हम इजी भी नहीं कह सकते। वी कैन नॉट कॉल सोन ट्रेडिशन एज इजी क्वेश्चन, इट इज अ लिटरल हलवा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इजी टू मॉडरेट, नॉट मॉडरेट ऑल्सो, ठीक है। रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी, मणिपुर इतना इशू में, रीजनलिज्म ऑटोनॉमी नहीं आएगा तो क्या आएगा आपका पेपर के अंदर में, ठीक है ना। भील प्रदेश की मांग हो रही है, वीडियो हमने बनाया था, डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है ना। बोडोलैंड के हम पेपर 2 के अंदर में डिस्कशन करते हैं, ट्राइबल इंडिया में भी बात होती है उसके अंदर में। इन लाइन क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट अगेन, ठीक है। वेरियर एलिमेंट फिलोसफी विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, फिलोसफी ऑफ नेफा की बात करते हैं, नेहरू के एपिलॉग की बात करते हैं, ऑलराइट, वहां पर बात होती है, नॉट एपिलॉग, प्रोलॉग की इनफैक्ट जो बात होती है। तो वहां पर वेरियल एलिमेंट का जो फिलोसफी है वो आती है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक एंड कम्युनिकेशन बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी पेपर 1 से, ठीक है ना। जो आपके
रेडफील्डियन अप्रोच को यूज़ किया, जो उन्होंने मैक्सिको में युक्तान के अंदर में जो वर्क किया, उसका जो एप्लीकेशन बेस्ड है, उसके ऊपर कई सारी फील्ड रिसर्चेज इंडिया में भी हुई हैं ड्यूरिंग द कोलैबोरेटिव फेज। अब शिकागो स्कूल के एंथ्रोपोलॉजी आपको भारत में आते हुए देखने को मिले, तो वहाँ पर चाहे सिंगर का वर्क हो या मोस्ट पर्टिकुलरली जो आपको मैकी मेरियट का वर्क देखने को मिलेगा, वो इस चीज़ को लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन के इंटरप्ले को वहाँ पर डिस्कस करता है। ऑलराइट, तो इनके बारे में आपको बात करनी थी। इजी क्वेश्चन है। डिस्कस पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शिवालिक्स ऑफ इंडिया गिविंग इट्स सब डिविजन, फॉसिल प्राइमेट फौना, मेजर प्राइमेट फॉसिल लोकेलिटीज। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हर बार मैं कहता हूं कि इस यूनिट को अगर आपने नहीं किया, दिस इज बेसिकली इधर यूनिट 1.2 और 1.3 पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया, पेपर 2 का 1.2 या 1.3 है ना, आई थिंक 1.2 है शायद, एथनो आर्कियोलॉजी शायद 1.3 होगी और ये शायद 1.2, इन्हीं दोनों में से एक है। तो ये हम अक्सर कहते हैं कि इसमें 3 ही फॉसिल हैं। नर्मदा मैन का जिक्र है आपके, जो कि शिवालिक में नहीं आता है ना। नर्मदा मैन की जब आप बात करोगे तो नर्मदा मैन तो आपको हथनोरा में मिला, अरुण सोनाकिया IT2 के एक्सकवेशन में उनको वहां पर नर्मदा मैन की डिस्कवरी होती है, मध्य प्रदेश में है ना। नर्मदा रिवर का बैंक है यहाँ पर। शिवालिक में 2 फॉसिल आते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं? एक आपका रामापिथकस आता है, एक शिवापिथकस आता है। काफ़ी डिबेट्स भी इसके ऊपर हमने हमेशा डिस्कस किया है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अब तक इसने नहीं किया था इस वाले यूनिट में से, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से, वो ये है। और क्लास में हम पढ़ते थे, बच्चा कहता था सर क्वेश्चन तो आते नहीं, क्या हमें ये पढ़ना है कि नहीं? सब डिविजन्स की बात की है शिवालिक्स के, ढोक पठान की बात होती है वहाँ पर, चिंजी की बात होती है वहाँ पर, मूरी की बात होती है, सबसे पहले आप बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट की वहाँ पर बात होती है, ठीक है ना। तो ये सब डिविजन्स का आपको जिक्र करना है, किस में कौन से फॉसिल मिले है ना, और कौन किस पीरियड के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, बर्केट उसके ऊपर क्या कहते हैं, या फिर रॉबर्टसन उसके ऊपर क्या कहते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वहाँ पर जिन्होंने सारी सीक्वेंसेस की बात की है येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन के दौरान में, पैटरसन उसके बारे में क्या कहते हैं, TT पैटरसन, ठीक है, उनकी वहाँ पर बात आपको करनी। सो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लिटरली इजी क्वेश्चन। इसमें आपको सिर्फ 2.5 to 3 शीट बनानी होती है इस यूनिट के लिए, 5 पन्ने, और ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। हर साल या हर 2 साल पे एक क्वेश्चन आएगा। सो नथिंग कैन गेट बेटर देन दिस। Delineate the major feature of SS सरकार क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, was his classification better than रिस्ले क्लासिफिकेशन? ये तो बड़ा सब्जेक्टिविटी वाली बात होगी कि बेटर था, अप्रोच, डाटा, वो सारा चीज इनसे काफी बेटर था, ठीक है ना। इन्होंने सीरोलॉजिकल स्टडी भी की, इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा को भी यहाँ पर लिया, इनका सैंपल भी बेटर था, कई सारे डाटा इन्होंने खुद किए। रिस्ले के वर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने पीयर कलीग्स और जो स्टूडेंट्स थे उनसे वहाँ पर कई सारा डाटा कलेक्शन किया था। पॉपुलेशन का नंबर बढ़ कुछ हज़ार के अंदर में, कुछ 5,000 के आसपास की पॉपुलेशन थी, 4-5-6 हज़ार के आसपास, जिसके बेसिस पे रिस्ले अपने कंक्लूजन पे आए थे। तो हम वहाँ पर बताते हैं जब रिस्ले क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर 4D MIT अप्रोच है ना, यानी कि स्काइथो द्रविडियन के अंदर में भी द्रविडियन आ रहा है, वहाँ पर आर्य द्रविडियन का भी आपको जिक्र करते हैं। ये आपको निमोनिक्स हम बताते हैं, सिर्फ द्रविडियन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो 4 द्रविडियन, सब द्रविडियन रेसेस और आपकी देन MIT जो आपकी है, ठीक है ना। तो ये आपकी आती है, मोंगोलाइट भी वहां पर है, इंडो आर्यन भी वहां पर है, टर्को ईरानियन भी आपको देखने को मिलते हैं वहां पर। तो इनके बारे में यहाँ पर एक पहले आपको वहां पर उसका बेसिस पढ़ाया जाता है कि भाई रिस्ले के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, बेसिस और क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए था। अगर आप इसमें रिस्ले का क्लासिफिकेशन लिख करके आ रहे हो तो फिर वो बेतुका है। और दूसरा जो हमारे सरकार साहब का क्लासिफिकेशन है, जो भारत का दूसरा प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन है आफ्टर BS गुहा ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो 60s के डेकेड में आया है सरकार का क्लासिफिकेशन, 30s में BS गुहा का आया था। तो सरकार के क्लासिफिकेशन के अंदर में हम निमोनिक्स को अक्सर आपको शेयर करते हैं। एम ऑफ माई लाइफ इज बेसिकली टू ज्वाइन IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है ना। तो ये निमोनिक है यहाँ की, कल डिस्कशन करेंगे डिटेल में यहाँ पर क्या आएगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए थी आपकी, बट हलवा क्वेश्चन है अगेन, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इल्यूस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स सोसाइटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी कंडक्टेड यस्टरडे। जो हमने वीडियो शूट किया है वहां हमने कहा कि इस्लाम भी होता है, बाकी रिलीजन भी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिश्चियनिटी है, फॉलोड बाय इस्लाम के चांसेस है। मेजर हमने क्रिश्चियनिटी वहां पर बोला था, आप जाकर देखना, मैं भी शेयर भी करूँ। क्रिश्चियनिटी डायरेक्ट वहां से आए, इंपैक्ट को आपको सीधे बताना होता है कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर क्या है। देखिए पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी और ट्राइबल इंडिया दोनों में इंपैक्ट है, लेकिन जो ट्राइबल इंडिया में इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी का, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। ऑलराइट सर, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। राघवेंद्र कह रहे हैं सर हिंदी में, अभी हमने बताया अल्पना को भी, आपको भी, दोनों को बताया, हिंदी में तो कर रहे हैं, तब सारी बात हिंदी में हो रही है, इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, सो कहां पे थे हम लोग यहां पर? क्रिश्चियनिटी का इंपैक्ट यहां पर स्पेसिफिकली आपसे पूछा हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टर्म्स में।
ऑलराइट, और शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कौन कौन सी ट्राइब आ जाएंगी वहां पर आपकी कुकीज भी आ जाएंगी, वहां पर आपकी खासी ट्राइब भी आ जाएगी, वहां पर आपकी गारो ट्राइब भी आ जाएगी, वहां पर नागा भी ट्राइब आ जाएगी। मैंने पर्सनली विजिट किया है, कई हफ्तों तक रहा हूं इनके साथ, इन ट्राइब्स के साथ में, ऑलराइट, और उसके बेसिस पे भी कई बार हम आपसे कई सारे इनपुट्स को कई सारे आपको डिस्कशन के अंदर में पॉइंट्स को देते हैं कि जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। फील्ड वर्क स्टडीज वहां पर सीवी हाइमनडॉर्फ का नागा नेकेड नागाज और उनकी जो री स्टडी है रिटर्न ऑफ नेकेड नागाज, उसका तो जिक्र करते ही हम, वेरियर एल्विन का भी हम जिक्र करते हैं, ठीक है ना। और हाइमनडॉर्फ वेरियर एल्विन लोगों ने नागाज के अलावा अपातनीज के ऊपर भी रिसर्च किया है, होटॉन की रिसर्च है वहां पर, जेपी मिल्स की वहां पर रिसर्च आपको देखने को मिल रही है ना। पीआरटी गार्डन ने खासीज को वहां पर पढ़ा हुआ है, तो हम वहां पर एनेक्डोट शेयर करते हैं कई सारे, पर्सनल के साथ साथ जो एकेडमिक जो स्कॉलरली पर्सपेक्टिव है उन्होंने क्या इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस को देखा। सीधा क्वेश्चन आए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में। थोड़ा सा आपको लगा कि भाई स्पेसिफिकली ट्राइब पूछ लिया और नॉर्थ ईस्ट पूछ लिया, पर आपको पता है कि ज्यादा तो इंपैक्ट क्रिश्चियनिटी का नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलता है, और कहाँ देखने को मिलेगा। इस्लाम का जैसा आपको जम्मू कश्मीर हिमाचल के कुछ रीजन में कुछ ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी, देन आपको केरला के रीजन में, मालाबार कोस्ट में, लक्षद्वीप की जो रीजन है, लेकिन आपका जाहिर सी बात है कि ट्राइबल्स के ऊपर जो इंपैक्ट है वो तो नॉर्थ ईस्ट में ही है क्रिश्चियनिटी का ज्यादा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आपसे, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपर पेलोलिथिक ऑफ इंडिया। डिस्टिंक्टिव फीचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात पूछिए। साउथ के अंदर में आपका ज्यादातर कुरनूल से लेके मुचतल, चिंतामणि, गवी जो है आपका पाटने है, जलगांव के अंदर में है ना, तो ये सारे पूछा है, एविडेंसेस हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हलवा अगेन कहूंगा मैं इसको। देन है आपका एग्जामिन द इन्वायरमेंट एंड बायोकल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। डायरेक्टली फ्रॉम आवर एनालिसिस ये क्वेश्चन आया हुआ है। कल ही हमने कहा था इन्वायरमेंट कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, और जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है ट्राइबल्स के, जहां पर हेल्थ को भी आप डालोगे, है ना, कि इकोनॉमिकली साउंड ना होने की वजह से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, है ना। चलिए, नहीं बिल्कुल नहीं अल्पना, सभी ट्राइब के साथ हम कैसे रहेंगे। भारत में 125 से भी ज्यादा ट्राइब्स है, देयर आर मोर देन 715 ट्राइब्स इन इंडिया। आई हैव स्टेड विद अ कपल ऑफ I was fortunate enough to study few of the tribes in central India, असुर, अगरिया, गोंड्स को, बैगास को, इनको हमने यहाँ पर पढ़ा भी हुआ है ब्रीफली, और नॉर्थ ईस्ट में और बाकी जगहों पे कई ट्राइब्स के साथ रहने का मौका मिला है एज पार्ट ऑफ ट्रिप्स एंड टूरिज्म, ठीक है। तो नागाज के साथ भी रहा हूँ, खासीज के साथ भी रहा हूँ, गारोस के साथ भी रहा हूँ, और साउथ में आप जाओगे तो वहां पर टोडास की जो ट्राइब है, कोयम्बटूर से थोड़ी दूर आप ऊटी कई बार घूमने जाते हो, ऊटी में घूम घूम के चले आते हो ट्री गार्डन्स देख करके, वहीं पे उसको उदक मंडलम बोलते हैं, वहां पर ये टोडास के आपको हेमलेट्स मिलेंगे, ऑल्दो स्कैटर्ड है, ठीक है ना, पर वहां पर मिलते हैं, उनके साथ भी समय बिताया हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। आफ्टर अपर पेलोथिक एग्जामिन द इन्वायरमेंट, हाँ ये तो हो चुका है। कहां गया अगला, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीएस गुहा, इरावती कार्वे एंड एसआरके चोपड़ा टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कई साल से कह रहा हूं, पिछले साल भी कहा था कि आने वाले ईयर्स में फेमिनिस्ट स्कॉलर के बारे में पूछेगा कॉन्ट्रीब्यूशन को। इरावती पूछ लिया, इरावती कार्वे मैडम के बारे में हमने 2 और नाम बोले थे, हमने बोला था कि ये आएगा ही आएगा। द क्वेश्चंस आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे से। नाम भी हमने बोले थे, लीला दुबे जी का नाम हो सकता है, वीना मजुमदार जी का, इरावती कार्वे तो सबसे इंपॉर्टेंट है। युगांत को आप डिस्कस वहां पर कर सकते थे, और भी कई सारे इनका किनशिप स्टडीज है, ज्वाइंट फैमिली की स्टडीज है, वो कर सकते थे। बीएस गुहा को तो पूरा रेशियल क्लासिफिकेशन ही दिया है, तो ये 15 का 30 नंबर के हिसाब से भी आप इसको आंसर कर लेते थे। एसआरके चोपड़ा बेसिकली स्पोर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर में इनका बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो वो आपको यहां पर बताना था। 15 मार्क क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के हिसाब से आपको सबके बारे में लिखना था। आप ये लेकर के चलो कि ऑन ईच इंडिविजुअल एटलीस्ट 60 to 75 वर्ड्स आपको लिखने थे, है ना। लगभग 60-75 वर्ड के आसपास आप लिखोगे, तीनों उससे ज्यादा मटेरियल है। बीएस गुहा पे तो अकेले आप 15 मार्क्स का लिख जाओ। इरावती कार्वे जी के कितने कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एसआरके चोपड़ा है जिनका लिमिटेड कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और इवन यूजीसी नेट वाले बच्चे भी इनके बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। टीसी दास हैं, सरकार साहब हैं, एसआरके चोपड़ा हैं, इन सब के बारे में बात होती है वहां पर। चलिए, टेलीबाइट्स कह रहे हैं पेपर बहुत टफ है। कौन सा पेपर आप देख रहे हो? टेलीबाइट्स। पेपर 2 तो बहुत आसान है, और पेपर 1 भी मॉडरेट पेपर है ना। ऊपर अभी किसी ने कहा था, आई थिंक कुणाल बोल रहे थे शायद, इजी टू मॉडरेट है पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 में साफ साफ आपको बताऊं, मैंने लास्ट ईयर क्या कहा था कि पेपर 1 अच्छा आया है, आसान आया है, पेपर 2 शॉक करेगा। पेपर 2 ने कई बच्चों को शॉक किया। मुश्किल वो भी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था रेटिंग में, अगर हम बात करें वहां पर तो डिफिकल्टी रेटिंग को। इस बार पेपर 1 के अंदर में बच्चों को लग रहा था कि हाँ ये पिछले साल इतना आसान नहीं है, मॉडरेट है लेकिन पिछले साल इतना आसान नहीं है, पिछले साल का पेपर 1 ज्यादा इजी था।
तो हमने कहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पेपर 2 आपके लिए आसान आएगा, और पेपर 1 ऑफ लास्ट ईयर का रेप्लिका है। पेपर 1 पिछले साल का बहुत आसान था। एक जो वहां पर लेवी स्ट्रॉस के साथ सिम्पसन मिथ के बारे में पूछा था, उसमें हो सकता है थोड़े लोग अटके होंगे 50% स्टूडेंट, अदरवाइज पूरा पेपर आपके लिए इजी टू डू था। यहां पर सेम चीज आपकी हो रही है पेपर 2 के अंदर, ठीक है ना। हाँ, पर ये ऐसे नहीं, ये सेल्फ स्टडी, इग्नू, ईपीजी और ये जो आपका एम्बर है, वहां से आप बात नहीं चल रही है। तो अगर उसको पढ़ के या सेल्फ स्टडी के थ्रू एनीबॉडी इज प्रिपेयरिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, तो आप थोड़ा सा इनजस्टिस अपने साथ कर रहे हो और अपने टाइम के साथ में कर रहे हो। वहां से अब दाल गलने नहीं वाली है, और अगर वैसे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तब हमको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा। इवन पेपर 2 हो सकता है डिफिकल्ट लग जाए, ठीक है ना। चलिए अगली बात यहां पर हम करते हैं, कहां पे थे हम लोग, एसआरके चोपड़ा तक हो गया था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट मोबिलिटी इन इंडिया, हाईलाइट द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों टाइप की मोबिलिटी आपको वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। अलग अलग सेंस के अंदर में हम वहां पर बात करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है बट नॉट हलवा क्वेश्चन। इल्यूसिडेट द रोल ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। साफ साफ बोला था कि डेमोग्राफी डिविडेंड या डेमोग्राफिक जो कंसेप्ट हम वहां पर पढ़ते हैं आपके यूनिट 11 के अंदर में, एंड अगेन यूनिट 2 पेपर 2 के अंदर में। पेपर 1 की यूनिट 11 और पेपर 2 की यूनिट 1 जो है आपकी, ठीक है, सॉरी पेपर 2 की भी यूनिट 2 जो आपके, वहां से क्वेश्चन बनता था, तो वो क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, नॉट मॉडरेट, नॉट हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड मेंशन द लिमिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स क्राइटेरिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो क्राइटेरिया उस समय लगाए थे ना, आप याद करो जब इवोल्यूशन सेंसस के साथ में हो रहा था, पहाड़ीज, इंडिजीनियस, सो एंड सो, दुनिया भर का, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। कंसेप्ट क्या है शेड्यूल ट्राइब का, कैसे वो इवॉल्व किया, पहले क्या क्राइटेरिया था, कॉलोनियल अप्रोच क्या थी, मॉडर्न अप्रोच क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना था। इजी क्वेश्चन है आपका। सेक्शन बी की बात करें, इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज। ऐसा मटेरियल मैंने दिया है ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। इवन फ्री वाला जो मटेरियल है जो हमने चैनल में डाला है, चैनल के अंदर में ओपन है सबके लिए डालते हैं वहां पर। चैनल का नाम आप सभी को पता होगा, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, ये है चैनल, सबके लिए डाला हुआ था। वो 3 पन्ने के अंदर में इतनी सारी केस स्टडी है ना, 3-4 इंडियन ट्राइब है और 3-4 बाहर की ट्राइब है, उतना आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे प्रोबेबल टॉपिक्स में से। अगली बात है, टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ रामापिथकस इन द लाइट ऑफ रामापिथकस शिवापिथकस कंट्रोवर्सी। अ रिपीटेड क्वेश्चन, एक स्टैटिक रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने कहा कि शिवालिक वाले में से क्वेश्चन आते हैं, ये 2-2 क्वेश्चन इसने दे दिए शिवालिक वाले में से, ठीक है ना। तो आपकी जो 1.2 1.3 वाली यूनिट है उसमें से दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं ट्राइबलिज्म एंड सूडो ट्राइबलिज्म। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है आपका, इजी क्वेश्चन है। वर्णाश्रम एंड इट्स कंटेम्पररी रेलिवेंस। वर्णाश्रम सिस्टम होता क्या है आज के समाज में, उसका क्या है, ये तो स्लाइड में होता है, मटेरियल भी नहीं पढ़ना पड़ता है। क्लासेस में जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना, वो स्लाइड में हम उसका डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वर्णाश्रम के अंदर में, आश्रम के अंदर में आपकी जो अलग अलग स्टेज आती है और वर्ण सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलिए लोथल डॉकयार्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलीजन। एक और बार क्वेश्चन आया था मैरीटाइम ट्रेड एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ गुजरात करके, उसी को रिफ्रेश करके थोड़ा इजी भाषा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। बिकॉज लोथल से हमें डॉकयार्ड के एविडेंसेस वहां पर मिलते हैं, एंकर वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, स्क्रिप्ट्स आपको मेसोपोटामिया की देखने को मिल रही है, तो उसके सेंस में आपको वहां पर बताने को मिलता है कि एक इंटरनेशनल मैरीटाइम और ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में। ये इवन अगर आपने जीएस भी सही तरीके से किया है तो भी ये पोर्शन आपका कवर आसानी से हो जाना चाहिए, और हो रहा होगा भी। आगे आ जाते हैं हम यहां पर। विलेज वॉज नॉट मेयरली अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड, इट हैड अ डिजाइन इन विच वर रिफ्लेक्टेड द बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हु सेड दिस एंड इलैबोरेट। तो स्टेटमेंट एनालिसिस आपका ये विलेज, इंडियन विलेज वाला जो पोर्शन है वहां से बनता देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपका हुआ स्पेसिफिक, और शायद एसआरके चोपड़ा थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ, जिसकी वजह से मॉडरेट में आप इसको लेकर के जाओगे। अदरवाइज मोस्टली सारी चीजें ऐसा नहीं कि इसका एसआरके चोपड़ा हम पढ़ते नहीं, इनकी बात भी होती है, लेकिन इट्स स्पेसिफिक, ठीक है ना। सिर्फ फाउंडेशन से यहां पर एसआरके चोपड़ा का आप शायद नहीं लिख पाओगे, और ये स्टेटमेंट वाला भी आपके लिए टू स्पेसिफिक हो गया यहां पर। अगली हम बात करें अगर यहां पर, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन एंड द मैनर इन विच दे फैसिलिटेट अदर स्टेक होल्डर्स। 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो पोर्शन उसमें डायरेक्टली आपसे पूछा एनजीओ का रोल, ये आपका यूनिट 9.1 से 3 के बीच में, आई थिंक
9.23 होगा, पेपर 2 का ट्राइबल इंडिया का पोर्शन है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा और बाकी स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से जो लैम्प्स हैं और बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, उनके साथ में किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है ना, खासकर जो वेलफेयर है वीकर सेक्शन का, उनके लिए वहां से आपका क्वेश्चन आता है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रेस द हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग द लिस्ट ऑफ ओबीसी बोथ एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। क्राइटेरिया के ऊपर डायरेक्टली हम पढ़ते हैं, चाहे आपका हिंदू ओबीसी हो चाहे नॉन हिंदू ओबीसी हो, उसमें दोनों क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्राइटेरिया, दोनों को वहां पर हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आइडेंटिफाई द कंटेम्प्रेरी लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, हाउ कैन एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस। दो जगह से आया है, एक तो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो क्रिटिकली एनालाइज करती है डेवलपमेंट की प्रोसेस को एज रिजल्टिंग इनटू मिसफॉर्चुनेट इवेंट आप कह सकते हो, इश्यूज कह सकते हो, जो कि ट्राइबल्स के साथ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले तो वहां से पूछा है कि भाई लिमिटेशन क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट जो हम आज कर रहे हैं उसके अंदर में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट, वो आपसे पूछा है। तो स्टैटिक जेनरिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए। ये भी कल हमने बोर्ड पे ही कहा था कि डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट में से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, और यूजुअली वो क्रिटिकल अप्रेजल वाले ही क्वेश्चन होते हैं कि क्या कमी है डेवलपमेंट में, क्या प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में या रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन तो नहीं बोला था, डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट बोला था, एंड डायरेक्टली द क्वेश्चन आर बेसिकली फ्रॉम द डिस्कस द राइजिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया एंड प्रपोज देयर पॉसिबल रिमीडियल फीचर्स। कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो कुकीज, जोमीज, मैथियस का आपको देखने को मिल रहा था, बाकी जगहों पे जो आपको देखने को मिलता है, पहले भी कितने सारे हो चुके हैं। अभी इनका पूछ रहा है कि भाई जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भारत में, उनके बारे में बताइए, और साथ ही साथ जो पॉसिबल उसके लिए रिमीडियल मेजर्स हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल, उनको आपको लिस्ट करना है। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड डिस्क्राइब इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिजीनियस कम्युनिटी। अगेन आपका ये भी 9.1 से 3 के बीच की आई थिंक 9.2 वाली यूनिट होगी पेपर 2 के अंदर में, वहां पर से क्वेश्चन आपको आते हुए देखने को मिला। वन ऑफ द लास्ट यूनिट है जहां पर आप नेशन, आई थिंक नॉट 9-7 के अंदर में यूनिट शायद आएगी आपकी, तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है उसके बारे में पूछा है। कई बार हमने कहा है कि यहां से डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन यूजुअली बनता है, और वो इनकॉम्पैटिबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट और एथनिक ग्रुप की बात करता है। तो कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन आया, डायरेक्टली फ्रॉम द मटेरियल क्लास डिस्कशन वो चीज आई, एनरिचमेंट वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं। अभी तक मुझे SRK चोपड़ा को देख करके छोड़ करके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा है जिसमें आपको एनरिचमेंट की भी जरूरत पड़े पेपर 2 में, और पेपर 1 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 80% क्वेश्चन में आपको एनरिचमेंट की जरूरत है। लास्ट ईयर पेपर 2 में 70-80% क्वेश्चन के लिए आपको एनरिचमेंट की जरूरत थी, एडवांस बैचेस की जरूरत थी। ठीक है ना, तो दोनों रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चल रहा है। चलिए, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग द टोटा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला ट्राइब इन नीलगिरी हिल्स, हाईलाइट द चेंजेस अकरिंग। ये तो बात में आपको क्लास में हर बार समझाता हूं। यहां पर क्या है, ये चारों कम्युनिटी जो है ना, एक तरीके के आप कह लो म्यूचुअलिज्म के साथ में या इंटरडिपेंडेंस को वहां पे दिखाते हैं। इनके बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो इस इंटरडिपेंडेंसी को हाईलाइट करते हैं। एक ट्राइब फॉर एग्जांपल पेस्टोरल टोडाज है वहां पर, तो वो क्या कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कम्युनिटी को कर रहे हैं। कोई ब्लैक मैजिक और इन सब में सॉर्सरी वगैरह में काफी सारा स्पेशलिटी रखते हैं, तो प्रोटेक्टिव मैजिक और प्रोडक्टिव मैजिक के लिए एम्यूलेट्स और बाकी सारी चीजें जो कम्युनिटी को दे रहे हैं वो वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में स्पेशलाइज करता है तो वो चीजों को दे रहा है। तो एक इंटरडिपेंडेंसी इनके रिलेशन में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो क्लास के अंदर में डिस्कस होती है। ये जो नीलगिरी हिल्स की कम्युनिटीज है, तमिलनाडु के अंदर में पाई जाती है, इनके ऊपर से सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। तो फाउंडेशन मटेरियल में तो नहीं है, अगेन एनरिचमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड क्वेश्चन बेसिकली यू नीड एनरिचमेंट मटेरियल, इजी टू मॉडरेट, नॉट इजी पीजी एंड नॉट हलवा एट ऑल। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी एनरिचमेंट की। क्वेश्चन आसान है पर जरूरत होती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग की। ठीक है ना, अगली बात यहां पर है, डिफाइन माइनॉरिटी है क्या। माइनॉरिटी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, पथी साहब की याद कीजिए, पूरा क्लासिफिकेशन वहां पर आपको बताया जाता है, उनके हिसाब से माइनॉरिटी क्या है, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा, पेपर 2 के अंदर में। और इलैबोरेट द पैटर्न ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, वही क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पैटर्न है उनका, है ना। पैटर्न, स्टेटस, हम अक्सर बात करते हैं कि इन्हीं पे 3 क्वेश्चन, 3 चीजें बनती है, स्टेटस, पैटर्न और उनकी जो प्रॉब्लम और रिमीडियल मेजर्स हैं। ये 3 एरियाज होते हैं आपके, प्रॉब्लम रिमीडियल एक तरफ, और एक तरफ आप कह सकते हो कि स्टेटस और पैटर्न, 2 ब्रॉडर एरियाज के अंदर में क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी इजी क्वेश्चन इसको कहेंगे आप। व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ पीवीटीजीज इन इंडिया, एग्जामिन द करेंट स्टेटस ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही स्टैटिक है। देबर कमीशन का यहां पर रेलिवेंस बनता है, देबर कमीशन का जिक्र करोगे आप
डिस्ट्रीब्यूशन 18 स्टेट्स में आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। जो यूपी उत्तराखंड है वहाँ पर एक आपको जो राज्य की कम्युनिटी है, बाकी कम्युनिटी का जिक्र करते हो, और उड़ीसा और आंध्र के अंदर में आपको सबसे अधिक कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है 13-12 इस तरीके से। सो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में तो आपको सारी ऑलमोस्ट 6 में से 5 ट्राइब जो है वो इसके अंदर में आती हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी बताओगे, सेंट्रल इंडिया में कहाँ है, ईस्टर्न इंडिया में कहाँ है, नॉर्दर्न इंडिया में कहाँ है, अंडमान आइलैंडर्स के बीच में कहाँ है। ऑलराइट, चलिए। अल्पना कह रही सर मेरी चैट शो नहीं हो, बिल्कुल हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना, जो आप लोग लिख रहे हो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो क्राइटेरिया में देवर कमीशन स्टेटस के अंदर में जो उनके प्रॉब्लम्स है, जो हमने उनके लिए वेलफेयर मेजर किए हैं, उसकी डिलीवरी कितनी सही तरीके से हुई है, क्या वहां पर चैलेंजेस है, वो यहां पर बात आ जाती है। और नॉमेनक्लेचर और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पीवीटीजी का नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग जो है ना, आपको पता होगा पीटीजी से कैसे पीवीटीजी के अंदर में ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद क्या सजेशन दिए गए क्राइटेरिया इंप्रूवमेंट के लिए, एंड लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन उनका कहां कहां पर है जियोग्राफिकल, वो आपको वहां पर बताना। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। सो पेपर 2 95% इज इजी and 5% is easy to moderate. Only 2 questions were specific. एक जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, एक जो एसआर के चोपड़ा वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको 1.5 मिनट तक सोचना पड़ जाए या 1 मिनट तक डाटा को रिकलेक्ट करना पड़े। वो क्वेश्चन भी आपके सिर्फ वो एसआर के चोपड़ा पे आपको, अगर आपको नाम याद है तो, ठीक है ना। मेरे पर्सपेक्टिव से वो इजी है, बट लर्नर पर्सपेक्टिव से आई थिंक लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में भी उनका कंट्रीब्यूशन है एसआर के चोपड़ा साहब का, और जो एंथ्रोपोमेट्रिक डायमेंशंस है वहां पर, और स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीजों को आपको वहां पर बताना था, ठीक है ना। पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में खासकर उनका कंट्रीब्यूशन को हम वहां पर हाईलाइट करते हैं जब एसआर के चोपड़ा की बात होती है। चलिए, तो यहां पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, डिटेल डिस्कशन हमारा किस समय पे होगा, और डिटेल डिस्कशन का भी वीडियो इसी तरीके से पूरी शूट करके विल बी रिकॉर्डिंग इट हियर। ऑलराइट, बैचेस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग एनी ऑफ द बैचेस, इंग्लिश हमारे बैचेस जो लेटेस्ट है सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, और गोल्ड और प्लैटिनम के मैंने आपको फीचर भी दिखा दिए। कोई भी डाउट हो बैच एनरोलमेंट को लेकर के, डिस्काउंट को लेकर के, एंड एनी अदर थिंग, यू मे डायरेक्टली रीच आउट टू मी हियर, ठीक है ना। इन आईडीज पे आप रीच आउट करो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर कंटेंट और कई सारी चीजें फ्री में मिलती रहती है आपको। ओपन ग्रुप है, पर आप बात नहीं कर सकते हो। बात करनी है, कुछ पूछना है आपको, तो utkarshsingh_here and okutkarshsingh@gmail.com, these are 2 handles. So with this, on this note, we'll be winding up the session. पेपर ने 2 चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर, पेपर 1 आपका मॉडरेट है, पेपर 1 आपका इजी है। पिछले साल वाले ही बैलेंस को यूपीएससी ने बना करके रखा है, लेकिन एक चीज को पिछले 3 साल से यूपीएससी इज मेकिंग इट वेरी लाउड एंड क्लियर that the static information that you were reading and you were accustomed to read, self study, IGNOU, EPG, EMBER, टॉपर्स नोट, आपके डीमिस्टिफाइड, सिंप्लीफाइड, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उसके बेसिस पे अगर आप पेपर को करने के लिए जाओगे तो आप हार्डली 35-40% पेपर को समझ और लिख पाओगे, और फिर आपके आएंगे कितने वो एक अलग क्वेश्चन है। अटेम्प्ट आप इतने करोगे। ऑलराइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब कैसे पेपर आपका एनालिटिकल होता जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड होता जा रहा है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस और एनरिचमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। दीज आर द डायमेंशन दैट यू नीड टू टच एंड हैव अ होल्ड ऑन। ऑलराइट, सो वाइंडिंग अप द सेशन हियर, वेरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन अस। आपके जो कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स हैं उसको आप इन आईडीज के अलावा साथ साथ में चैट बॉक्स में भी लिख के छोड़ सकते हो। गुड बाय, टेक केयर, विल बी बैक विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ पेपर 1 and 2 on Monday and Tuesday respectively. Take care, good night. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।